हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। आज की इस वीडियो में क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर थर्ड जो है विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको कवर करने वाले हैं इन अ सिंगल वीडियो। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। फिजिक्स का जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है जिसमें बेसिकली हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा, राइट? उसकी वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हमने किस चीज़ के बारे में स्टडी करा था? चार्जेस एट रेस्ट। वहाँ पे हमने किसी चार्जेस के मोशन की बात तो बिल्कुल भी नहीं करी है, राइट? चार्जेस एट रेस्ट चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 दोनों में बेसिकली हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ ही डील करा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो टर्म आई है, चैप्टर का जो नेम है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इसमें मेजर डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द चैप्टर 1 एंड 2 कि यहाँ पे इन द चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी हम डील कर रहे होंगे ऐसे चार्जेस के साथ जो मूविंग है। सो बेसिकली इस तरह से लिख सकते हैं, चार्जेस एट मोशन। मान लो कोई कंडक्टर है, उसके दो एंड्स के क्रॉस आपने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बना दिया बैटरी के साथ कनेक्ट करके, है ना? तो ऑब्वियसली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं वो मोशन में आ जाने वाले हैं एंड उसी मोशन को हम स्टडी करने वाले हैं इन दिस चैप्टर नंबर 3, राइट? सो दिस इज द मेजर डिफरेंस जो अब यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स से। इलेक्ट्रिक करंट, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है कि मान लो आपके पास एक इस तरह से एक कंडक्टर है एंड इस कंडक्टर को अगर आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव ऑफ द बैटरी। सो दिस इज एट हाइयर पोटेंशियल, दिस टर्मिनल इज एट लोअर पोटेंशियल। सो जो करंट की डायरेक्शन है, या चलो पहले करंट को छोड़ते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो कहाँ से कहाँ होगा? इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव टर्मिनल से इस कंडक्टर के थ्रू होते हुए देन इस तरह से पॉजिटिव के टुवर्ड्स आने वाले हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव के टुवर्ड्स आना चाहते हैं, राइट? जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होता है, या ऐसा कह सकते हैं, राइट? बट इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अकॉर्डिंगली करंट को डिफाइन नहीं किया गया है। इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है उसको हम डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव कर रहा है तो हम ऐसा मानते हैं कि लेट से मैं ऐसा मान लूंगा कि पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसी वजह से हम कहेंगे कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, ऑल्दो हमने पढ़ा हुआ है इस चीज को क्लास 10th में। फर्दर लेट से नीचे भी लिख देते हैं दैट दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको मेजर कैसे किया जाता है? तो इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, कंडक्टर की बॉडी में लेट से हमने एक एरिया को कंसिडर किया, है ना? मान लो इस रीजन का जो एरिया है दैट इज कैपिटल ए। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस नेगेटिव से पॉजिटिव के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, है ना? अब अगर कोई भी मैं टाइम मान लेता हूँ, मान लो 5 सेकेंड्स, तो 5 सेकेंड्स में कितने चार्ज ने इस एरिया को क्रॉस करा? मान लो दैट इज कैपिटल क्यू, है ना? तो इन दोनों की जो रेशियो होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली टाइम जितना मर्जी आप ले सकते हो। अगर 4 सेकंड्स यहाँ पे कंसिडर करोगे तो आप ये देखोगे कि 4 सेकंड्स में कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है इस रीजन को। अगर 5 सेकंड्स करोगे तो 5 सेकंड्स में कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है। अगर 1 सेकंड कर रहा है तो 1 सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है, जितना आप टाइम यहाँ पे लोगे उतने ही टाइम में आप यहाँ पे देखोगे कि कितना चार्ज क्रॉस करा थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड उनकी रेशियो को ही क्या बोला जाता है? वी कॉल इट इलेक्ट्रिक करंट, राइट? इसकी यूनिट्स यहाँ पे लिख देते हैं। क्यू चार्ज है, इसको मेजर किया जाता है कूलम्ब में। टी इज टाइम, इसके जो ऐसे यूनिट्स हैं दैट इज सेकंड्स, एंड जो आई है इसके ऐसे यूनिट्स होते हैं एम्पेयर। इसको एम्पेयर में मेजर किया जाएगा, राइट? व्हाट एल्स? यस, जो ये फॉर्मूला है इसको हम यूज कर सकते हैं जब करंट कैसा है करंट इज स्टेडी। स्टेडी समझ दो, जो वेरी नहीं कर रहा, जिसकी वैल्यू फिक्स है, राइट? मान लो अगर आप 2 सेकंड्स के लिए देखते हो और आपने देखा 2 सेकंड्स में कितना चार्ज यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो आपने रेशियो निकाला और आपने रेशियो कर करा के देखा, फाइनल जो आपका आंसर निकल के आ रहा है करंट का, मान लो लेट्स से दैट इज 3 एम्पेयर। फिर आपने 5 सेकंड्स के लिए देखा कि मैं 5 सेकंड्स में देखता हूँ कि कितना चार्ज अब 5 सेकंड्स में क्रॉस कर रहा है इस एरिया को। फिर आपने रेशियो निकाली, फिर आपने देखा जो करंट है दैट इज अगेन 3 एम्पेयर।
फिर आपने बहुत लंबे टाइम के लिए देखा, स्टिल मान लो 3 एम्पेयर के आसपास है, तब आप बोल दोगे कि हाँ जो करंट है वो किस तरह का है, दैट इज स्टडी। टाइम अगर मैं कम या ज़्यादा ले रहा हूँ तो उससे कोई इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा, राइट। फिर तो ऑब्वियसली हम इस फॉर्मूला को सीधा सीधा लिख सकते हैं। अदरवाइज मान लो जो करंट है वो स्टेडी ना है, ठीक है, वो स्टेडी नहीं है, राइट। उसकी जो वैल्यू है वो कम या ज़्यादा हो रही है, कभी मान लो कम हो जा रहा है, कभी बढ़ जा रहा है। इन सच अ केस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आई को कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा दैट बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल हम कंसिडर करेंगे, एंड उस छोटे से टाइम इंटरवल में मान लो 0.01 सेकेंड या 0.1 सेकेंड, चलो एटलीस्ट मान लेते हैं, इतने टाइम में कितना छोटा सा अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस कर रहा है उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को, उसकी जो ये रेशियो आएगी उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। फर्दर जो ये टाइम इंटरवल है, बिकॉज ये बहुत छोटा है इसलिए इसको इस तरह से स्पेसिफाई करना पड़ेगा दैट लिमिट डेल्टा टी इज अप्रोचिंग जीरो, दिस इज अप्रोचिंग जीरो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो डेल्टा टी बिल्कुल ही जीरो है ना। जब हम इस तरह से लिखते हैं डेल्टा टी इज अप्रोचिंग जीरो, इट मीन्स बहुत क्लोज है जीरो के, जैसा आप देख रहे हो 0.1 हो सकता है या इससे भी छोटा हो सकता है, 0.01 सेकेंड्स, इस तरह से। अब यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकल के आता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ये एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। एंड पहली नज़र में अगर आप सोचोगे तो आपको ये वेक्टर क्वांटिटी जैसा ही कुछ लगता है, बिकॉज इसकी मैग्नीट्यूड भी है जिसको मेजर किया जाता है एम्पेयर में, है ना। एंड इट ऑल्सो हैज़ गॉट डायरेक्शन एज वेल, बिकॉज आप बोलते हो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो करंट है वो मूव करता है या फ्लो करता है, इट मीन्स पॉजिटिव ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव ऑफ द बैटरी, राइट। एंड हमें लगता है कि ठीक है इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो हो सकता है कि वेक्टर क्वांटिटी हो, एंड ऐसा सोचना लाजमी भी है, बट स्टिल इसको एक वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर नहीं किया जाता है। ऑल्दो इसका मैग्नीट्यूड भी है, ऑल्दो इसके डायरेक्शन भी है, ठीक है, ऑल्दो इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें दोनों की ज़रूरत पड़ने वाली है, बट स्टिल इसको एक वेक्टर क्वांटिटी हम नहीं मानते हैं, इसको एक स्केलर की तरह ही हम इसको ट्रीट करने वाले हैं, राइट। एंड उसका रीज़न ये है कि अगर आपके पास लेट्स से एक करंट मान लो इस तरह से आ रहा है इस वायर में से, फिर एक करंट यहाँ से कुछ इस तरह से आ रहा है ना, यहाँ पे एक नोड बन रही है, एंड यहाँ से सिर्फ इसके पास एक सिंगल रास्ता है यहाँ से आगे बढ़ने का। जो ये करंट है मान लो 5 एम्पेयर का है, जो ये करंट है लेट्स से मान लेते हैं 10 एम्पेयर का है, तो ये जो करंट है ये कितना होगा, ऑब्वियसली इट विल बी 15 एम्पेयर, है ना, बिकॉज इस नोड से जितना इसमें से एंटर कर रहा है करंट उतना ही यहाँ से एग्जिट करेगा ना। सिंपल सी बात है। करंट को आप कहीं से इस तरह से डिस्ट्रक्ट तो कर नहीं सकते, गायब तो कर नहीं सकते, या नया करंट तो वहीं से ऑटोमेटिकली कोई जादू से बन नहीं वाला, राइट। जितना फ्लो यहाँ पे इन फ्लो है उतना ही यहाँ पे आउट फ्लो भी आपको देखने को मिलेगा इन सिंपल वर्डिंग। सो ऑब्वियसली यस इट विल बी 15 एम्पेयर्स। एंड आपने देखा इसको बहुत आसानी से आपने यहाँ पे एडप्ट किया विदाउट यूजिंग एनी अदर कॉम्प्लिकेटेड रूल्स। वहीं पे अगर कोई प्रॉपर एक वेक्टर क्वांटिटी होती फिर आप ऐसा ना कर पाते। दो फोर्सेस की बात कर लेते हैं चलो, है ना। अब एक फोर्स है 5 न्यूटन्स की, ये फोर्स है, वैल्यूज ऐसी रख लेते हैं, 10 न्यूटन्स की ये फोर्स है जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। आपको ये बताना है इस डायरेक्शन में इन दोनों का जो ये रिजल्टेंट है ये कितना होगा। क्या आप भी बोल सकते हो 5 एंड 10 दैट मीन्स 15 न्यूटन्स। यहाँ पे हम ऐसा करेंगे तो गलत हो जाने वाला है, बिकॉज यहाँ पे इस तरह से सिंपली यूजिंग ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा आप इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पाओगे। यहाँ पे आपको इसको कंपोनेंट्स वगैरह में रिजॉल्व करना पड़ेगा, फिर जाके आपका ये टोटल रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है ना। एंड उसके लिए ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एंगल वगैरह की रिक्वायरमेंट रहेगी कि 30 डिग्रीज गिवन है, जितना भी मान लो एंगल गिवन है आपको, उस अकॉर्डिंगली इसको कंपोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व करके फिर जितना भी इसका रिजल्ट आएगा वहाँ तक आप पहुँचने वाले हो, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टीज़ को आपको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा कि वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज़ हैं नो डाउट जिसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगी, जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए दोनों को आपको बताना पड़ेगा डेफिनेटली, बट साथ में उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या उसको यूज़ करके सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा को यूज़ करके हम वेक्टर्स को ऐड नहीं कर पाएंगे, हमारा रिजल्ट गलत आएगा, राइट। दैट इज़ मोर करेक्ट वे टू से इट। एंड अगर हम ऐड करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं वेक्टर्स को, तो हमें वेक्टर्स एडिशन या वेक्टर सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स होते हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा, बट करंट के लिए हम सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा को यूज़ करते हैं। एंड हेंस इस करंट को हम क्या ट्रीट करके यहाँ पे चलने वाले हैं, वी विल से दैट करंट एज अ स्केलर क्वांटिटी। ओहम्स लॉ क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो इसके बारे में, V इज इक्वल्स टू IR, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता था वहाँ पर भी। V का मतलब
पोटेंशियल डिफरेंस, आई का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, आर का मतलब रेजिस्टेंस। पहले इसका सर्किट डायग्राम एक बार ही देख लेते हैं, वैसे क्लास 10th में ऑलरेडी किया हुआ है बट स्टिल हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को याद ना हो या रिवाइज करना चाहते हैं, फॉर दैट पर्पस लेट्स सी। राइट, अगर पता है किस तरह से कनेक्ट किया जाता है देन थोड़ा सा ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो, देख लेना। ठीक है, चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करते हैं। दिस इज अ रजिस्टर। अगर प्रैक्टिकली आप परफॉर्म करना चाहते हो इस एक्सपेरिमेंट को तो या तो आप इस तरह के कार्बन रजिस्टर्स आते हैं कलर कोडेड, राइट, इसको यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, राइट। या फिर अगर थोड़ा सा आसान रखना चाहते हो, आपको परफॉर्म करने में आसानी हो, तो इस तरह की बनी बनाई रेजिस्टेंस बॉक्सेस आती हैं। बेसिकली होता उसके अंदर भी वही है, कार्बन रजिस्टर ही लगा रहता है, बट क्या है इसको यूज़ करना आसान है बिकॉज जो आप देख रहे हो यहाँ पे दो एंड्स हैं इसके, तो यहाँ पे आसानी से वायर्स को कनेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, आसानी रहती है। तो दोनों में से किसी भी तरह का आप रजिस्टर यूज़ कर सकते हो, डज नॉट मैटर। तो यहाँ पे हमने लगा दिया दोनों में से किसी भी तरह का रजिस्टर, एंड जैसा आप देख रहे हो सिर्फ वोल्ट मीटर है जो इसके साथ पैरेलल में लगाया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें 1 2 3 4 5 ये 5 कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्टेड हैं, एक सीरीज में कनेक्टेड हैं। इस चीज़ को बस ध्यान में आपको रखना है कि जो एमीटर है इसको हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, एंड जो वोल्ट मीटर है इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। क्लास 10th में ऑलरेडी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं वैसे, राइट। बट अगर भूल चुके हो तो सिर्फ छोटा सा हिंट देता हूँ, वहीं से आपको याद आ जाना चाहिए। एमीटर को सीरीज में इस वजह से लगाया गया बिकॉज अगर मैं बात करता हूँ इसकी रेजिस्टेंस की, आइडियली 0 होती है। प्रैक्टिकली अगर बात करेंगे देन अगेन इसकी रेजिस्टेंस वेरी क्लोज टू 0 रहती है, बहुत कम होती है इसकी रेजिस्टेंस। तो यहाँ से ही सोचो अगर इसको पैरेलल में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो वोल्ट मीटर है इसको हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। इसको भी ऐसा क्यों करते हैं, इसका भी अगेन सिर्फ छोटा सा हिंट ही देने वाला हूँ। आइडियली अगर बात करते हैं तो वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो किस तरह की होती है, इनफाइनाइट। इस दुनिया में कोई भी पहली चीज़ आइडियल नहीं होती, आइडियल तो कोई इंसान नहीं है, ये तो फिर एक छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स हैं, राइट। इनसे हम एक्सपेक्ट क्या करके चल सकते हैं, इनफाइनाइट। अगर सिर्फ आइडियल बात करता हूँ, अगर आपको ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में आइडियल वोल्ट मीटर की कितनी रेजिस्टेंस होती है, आप बोलोगे जी इनफाइनाइट होती है। बट क्या एक्चुअल में इनफाइनाइट होती है, यू विल से नो। कितनी होती है, सिर्फ 10 लाख ओम। हालांकि ये सिर्फ नहीं है बट सिर्फ मैंने इस वजह से लगाया बिकॉज इसको मैं इस इन्फिनाइट से, है ना, इन्फिनिटी से कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रैक्टिकली एक वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो कितनी रहती है, इट इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁶ ओहम। 10⁻⁶ ओहम को इस तरह से मेगा ओहम बोला जाता है। 10⁻⁶ को आप इमेजिन करो कितना बड़ा नंबर है ना, 10 लाख, 6 जीरोज हैं यहाँ पे। ठीक है, सो 10 लाख ओहम की रेजिस्टेंस है, इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली इसको पैरेलल में यहाँ पे हमने लगाया है। अगर सीरीज में लगा देंगे तो आप सोच सकते हो क्या हो जाएगा, राइट। जस्ट छोटा सा मैंने यहाँ पे आपको हिंट दिया है इससे। ठीक है, स्टिल अगर कोई डाउट हो या इस हिंट के बावजूद ग्रास्प नहीं कर पा रहे हो इस टॉपिक को, डू लेट मी नो। अलग से वीडियो आ जाने वाली है इस चीज़ के ऊपर। इसके अलावा जस्ट ये 2 चीज़ें हैं सर्किट डायग्राम में। दिस इज द की जो कि यहाँ पे स्विच का काम कर रहा है, राइट। जब चाहे हम इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जब चाहे करंट को इस सर्किट में से दौड़ा सकते हैं, जब चाहे स्टॉप कर सकते हैं। सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस की। एंड दिस इज द जो ऐसी चीज़ है जो सब पूरे सर्किट डायग्राम में सबसे ज़्यादा यूनिक आपको नज़र आ रही है ना, दिस इज़ द रियोस्टेट। ये कुछ इस तरह का नज़र आता है। ठीक है, एंड इसका काम क्या है, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोला जाता है। इट इज़ अ वेरिएबल रेजिस्टर, मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस है इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हो एक लिमिट के अंदर अंदर, राइट। कम या ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल 0 से लेके बिल्कुल इन्फाइनाइट तक कर दो, इसकी कोई ना कोई रेंज रहेगी, उसके बीच बीच में आप इसकी रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर पाओगे। ठीक है, एंड उससे होगा क्या, बेसिकली इन दोनों चीज़ों की जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लास 10th की एनसीईआरटी अगर उठाओगे ना तो वहाँ पे रियोस्टेट नहीं लगा रखा। वहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करते हैं, इन सेल्स को चेंज करके, कि पहले एक सिंगल सेल लगा लो, फिर दोनों की वैल्यूज़ देख लो, फिर एक और सेल लगा दो सीरीज में, फिर इन दोनों की वैल्यूज़ को नोट करो, फिर एक और सेल लगा लो, फिर इन दोनों की वैल्यूज़ को नोट करो। बट यहाँ पे क्लास 12th में हम यहाँ पे बार बार सेल्स को चेंज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, जो ये बैटरी है इसको चेंज नहीं करने वाले हैं, ये फिक्स रहने वाली है। सिर्फ
यहाँ पे इस रियोस्टैट को हम क्या करेंगे, इसकी रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करने वाले हैं, और बार बार इसको वेरी करके हम इन दोनों की वैल्यूज़ को नोट करने वाले हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेबल बना लेते हैं। मेनली हमें दो ही चीज़ों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड दूसरा करंट। ठीक है, जस्ट करना क्या है, बार बार रियोस्टैट की वैल्यूज़ को चेंज करके उसकी मतलब रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करके अलग अलग वैल्यूज़ को नोट करना है। सो लेट से आपके पास जो कुछ वैल्यूज़ हैं, बार बार रीडिंग्स को नोट करने के ऊपर कुछ ऐसी वैल्यूज़ देखने को मिल रही हैं। पहली बार आपने देखा, लेट से यहाँ पे आपको मिला 2 वोल्ट एंड जो एमीटर है वो बता रहा है 1 एम्पेयर। ठीक है, जस्ट इन दोनों मीटर्स की वैल्यूज़ को आपको बार बार नोट करते रहना है। एक वैल्यू आपके पास आ गई, एक रीडिंग आ गई, फिर आपने इस रियोस्टैट की वैल्यू को चेंज करके देखा, इसकी रेजिस्टेंस को मान लो थोड़ा सा डिक्रीज करके देखा। ठीक है, तो करंट उसकी वजह से मान लो बढ़ गया, 2 एम्पेयर हो गया, बट 2 एम्पेयर होने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी आप देखोगे बढ़ जाने वाला है, 4 वोल्ट का हो जाने वाला है। फिर आपने इस रियोस्टैट की रेजिस्टेंस को और ज़्यादा डिक्रीज किया, उसकी वजह से करंट मान लो और बढ़ गया, 3 एम्पेयर हो गया अब, और यहाँ पे 6 वोल्ट्स। सिमिलरली जब यहाँ पे 4 एम्पेयर है, यहाँ पे हो गया मान लो 8 वोल्ट्स, जब यहाँ पे 5 एम्पेयर है तो आपके पास मान लो आ गया 9 वोल्ट। यू विल से सर 9 नहीं 10 आना था। बात क्या है, प्रैक्टिकली जब आप परफॉर्म करोगे ना तब आपको पता लगेगा, इतनी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आती हैं। ठीक है, पूरा ही आप बोल रहे हो कि अगर टेबल चल रहा है तो 2 का ही टेबल चल रहा है, अगर 3 का टेबल है तो पूरा 3 का ही टेबल चल रहा है, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई ना कोई वैल्यू थोड़ा बहुत इधर उधर डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। जैसा हमने बोला, आइडियल कुछ भी नहीं आपको देखने को मिलेगा लैब में। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आपको 10 मिल जाए बट यहाँ पे 6 की जगह पे 5 हो। ठीक है, कंप्लीटली पॉसिबल। अगर बिल्कुल आइडियल केस आपको पसंद है ठीक है, तो चलो मान लेते हैं भाई ऐसा हो गया। फिर आपने क्या किया, इन वैल्यूज का एक ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, तो मान लो इस एक्स एक्सिस के ऊपर आपने रखा पोटेंशियल डिफरेंस एंड वाई एक्सिस पे आपने प्लॉट करा करंट को। ठीक है, एंड आपने देखा, मान लो यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं ना, दिस इज 2, यहाँ पे है 4 वोल्ट। ठीक है, इस वी को थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ऐसे, यहाँ कहीं पे है 6 वोल्ट्स, यहाँ पे है 8 वोल्ट्स एंड यहाँ पे है 10 वोल्ट्स। सेम करंट इस एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ पे लिखते हैं, लेट से यहाँ कहीं है मान लो 1, यहाँ है 2, यहाँ लेट से 3, यहाँ है 4। बहुत रफ सा एक बार मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ, जस्ट कॉन्सेप्ट समझना। अब आपने वैल्यूज़ को प्लॉट करा, 1 एम्पेयर के ऊपर है 2 वोल्ट तो वो पॉइंट आएगा देखो यहाँ पे। ठीक है, 2 एम्पेयर के ऊपर है 4 वोल्ट तो वो पॉइंट आ गया मान लो कुछ यहाँ पे। 3 एम्पेयर एंड 6 वोल्ट, ठीक है, तो कुछ कुछ आप बोलो यहाँ पे पॉइंट आ गया। 4 एम्पेयर के ऊपर 8 वोल्ट्स, सो समवेयर अराउंड लेट से कुछ ऐसा। ठीक है, एंड 5 के ऊपर 10, तो कुछ ऐसा। बहुत रफ सी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे दिखाया है, बहुत रफ सा ग्राफ बनाया बिकॉज। अब आपने क्या किया, इन सभी पॉइंट्स को राइट पेंसिल की हेल्प से, एक शार्प पेंसिल को यूज़ करके, वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वाइन किया एंड आप देखोगे कि ऑलमोस्ट ये जितने पॉइंट्स हैं एक स्ट्रेट लाइन में क्या करने वाले हैं, लाई करने वाले हैं। अच्छा बाई चांस मान लो ना कर रहे हो, कोई एक आधा पॉइंट ऐसे हो, तो ऐसा नहीं करना कि मोटी सी लाइन खींच के इस तरह से सारे पॉइंट्स को इस लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दिया। हमें नज़र आ रहा है कि अगर मान लो ये 4 जो पॉइंट्स हैं बाकी स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन को इस तरह से ही आपको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, कि ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है। ज़रूरी नहीं है कि सारे उसके ऊपर लाई करें जैसा हमने बोला, राइट। थोड़ा बहुत इस तरह से एरर अगर रहेगा आपके ग्राफ में, ठीक है, आपकी वैल्यूज़ में, ठीक है, तो वहाँ से बेसिकली ये पता लगने वाला है कि आपने इस एक्सपेरिमेंट को आपने ईमानदारी से परफॉर्म करा है उसमें एरर आया है ना। एरर तो बिकॉज साइंटिस्ट्स जो होते हैं उनकी जो कैलकुलेशंस होती हैं, कैलकुलेशन में नहीं रीडिंग्स में, उसमें भी देखने को मिलते हैं स्लाइट एरर जो रहती है, दैट इज एक्चुअली एक्सेप्टेबल। ठीक है, बट ऐसा ना हो कि आपका एक पॉइंट इधर आ रहा है, एक पॉइंट
इधर आ रहा है, एक जो ये वाला पॉइंट है ये कहीं और हवा में उड़ रहा है, कुछ ऐसा है ना। और घूम घुमा के जो आपका ग्राफ है इसका, वो कुछ ऐसा ऐसा बन रहा है। फिर आप बोलो कि हाँ सर ने बोला था एरर्स जो हैं दे आर एक्सेप्टेबल। नो, इस तरह की एरर्स को हम एक्सेप्टेबल नहीं बोलेंगे, अरे ये तो कुछ माउंटेन्स जैसा बन गया। तो इस तरह का आपको नहीं बना देना बेसिकली, ठीक है। सो अल्टीमेटली बात सिर्फ इतनी है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा ग्राफ आ गया तो इट सिंपली मीन्स ये दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे आप लेके चल रहे हो वो कैसे हैं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जितने प्रोपोर्शन से एक चीज़ बढ़ रही है उसी तरह से दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी। कहने का मतलब अगर मैं इसको डबल करूंगा ये भी डबल होगा, अगर ये ट्रिपल होगा तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा। आप देख ही रहे हो, करंट 1 से अगर 3 हुआ, 3 गुना हो गया, तो आप इसको भी देखो, 2 3 ज़र 6, पोटेंशियल डिफरेंस भी 3 गुना हो गया। सिमिलरली अगर 1 से 5, 5 गुना हुआ करंट, तो 2 5 ज़र 10, पोटेंशियल डिफरेंस भी 5 गुना हो गया, 5 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो ये मतलब है इसका कि दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं डिवाइड करूंगा v एंड i को इस तरह से, v बाई आई, तो मेरे पास एक कांस्टेंट रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। इसको आप यहाँ से देख भी सकते हो, एक और यहाँ पे कॉलम बना लो, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा v अपॉन आई, डिवाइड करके चेक करो एंड बताओ क्या आएगा। देखो, पहला 2 को 1 से डिवाइड करा, कितना आएगा 2। फिर 4 को 2 से डिवाइड करो, कितना रिजल्ट आ रहा है 2। अगेन आई एम सेइंग कि आइडियल रिजल्ट्स मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, आइडियल रीडिंग्स को कंसिडर कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है इतनी परफेक्ट आपकी रीडिंग्स आपको देखने को मिले, है ना। 6 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, फिर 2, 8 को 4 से डिवाइड किया 2, 10 को 5 से डिवाइड किया 2। तो आप देख रहे हो सारी वैल्यूज़ जो हैं, सारी रीडिंग्स हैं बिल्कुल सेम आ रही हैं। एक्चुअल में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को डेफिनेटली मिलने वाला है, बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, राइट। बट ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, ठीक है। कोई 2 है तो हो सकता है कोई 1.9 कुछ इस तरह की हो, कोई 2.1 हो, है ना। तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहीं से आपको दिख रहा है कि v एंड i की जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहती है। एंड इसी कांस्टेंट नंबर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बिकॉज आप देखोगे कि अगर जो ये रजिस्टर आपने यूज़ किया था, या जो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, अगर आपने 2 ओम का यूज़ किया, तब इन दोनों की रेशियो आपकी इस तरह से 2 के नियर आने वाली है। अगर लेट से आपके पास 2 ओम का ना हुई है, जो ये रेजिस्टेंस बॉक्स आपने यूज़ करी है ये 5 ओम की है, तो फिर आपकी वैल्यूज़ कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलेंगी कि यहाँ पे आपको 5 देखने को मिलने वाला है, कुछ ऐसा, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, कुछ ना कुछ ऐसा, ठीक है। फिर ऑब्वियसली ये वैल्यूज़ ऐसी नहीं होंगी, उस अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा, राइट। बट बात सिर्फ इतनी है कि जो ये रेजिस्टेंस आप यूज़ करोगे, जितनी इस रजिस्टर की वैल्यू होगी, जितनी रेजिस्टेंस इसकी होगी, उतनी ही रेशियो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, ठीक है। चलो, तो ये हमें क्लियर हो गया दैट v डिवाइडेड बाय i, दैट इज बेसिकली नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। एंड यहीं से v इज इक्वल्स टू i इंटू आर, ये एक्सप्रेशन बन जाता है जो आप हमने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ रखा है। अब इसको एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। अगर हमने इसको स्केलर फॉर्म ना लिख के वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे, लेट्स सी। सो लेट्स सपोज आपके पास इस तरह से कंडक्टर है। इस कंडक्टर को आपने एक बैटरी के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया। जो ये बैटरी है, लेट्स से टोटल v वोल्ट्स इसका ईएमएफ है। इट मींस इस कंडक्टर के दो एंड्स के अक्रॉस ये उतना ही v वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बना सकती है, राइट। दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव ऑफ द बैटरी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलो, अब यहां पे लिखते हैं पहले तो ओहम्स लॉ की वो फॉर्म जो ऑलरेडी हम जिससे फेमिलियर हैं, v इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। अच्छा, क्लास 10th का बहुत यूज होने वाला है यहाँ पे। v इज इक्वल्स टू आई आर, एक और रिलेशन आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, r इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, वेयर जो r रहता है दैट इज द रेजिस्टेंस, बट जो ये रो है, ठीक है, दिस रो, दिस इज द रेजिस्टिविटी। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टिविटी। अच्छा,
हमारे पास ना फिजिक्स में एक और टर्म होती है जो इसका उल्टा है, जो इसका रेसिप्रोकल है, उसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, दिस इज सिग्मा। इस सिंबल को क्या बोला जाता है? सिग्मा। एंड जो ये सिग्मा है, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। एंड बेसिकली क्या है, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब चाहे मैं रो को ऐसे लिख दूँ 1/सिग्मा, चाहे अगर ऐसे भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/रो। दोनों चीज़ें एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रो को अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं साइड पे, आर इज इक्वल्स टू रो की जगह पे 1/सिग्मा हम लिख सकते हैं, एंड L/A उसी तरह से, ठीक है। चलो इसको फिलहाल इस फॉर्म में लिख देते हैं, लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा और इस कंडक्टर के इनसाइड अगर देखेंगे तो देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, जो इस बैटरी की वजह से बन रही है। अब यहाँ पे ये नहीं सोचना आपने कि ये तो कंडक्टर है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि किसी भी कंडक्टर के बॉडी में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ज़ीरो है। यहाँ पे ज़ीरो नहीं है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पे अब ये स्टैटिक सिचुएशन वाली बात नहीं है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, राइट। कॉन्टिन्यूसली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मोशन चलता जाएगा फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव। दैट मीन्स अब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब इस कंडक्टर के इनसाइड भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर बेसिकली क्या है, फोर्स लगती जा रही है और वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते जा रहे हैं, है ना। सो मेक सेंस। फर्दर दिस इज पॉजिटिव, that means this terminal या this end of this conductor is at higher potential and this end will be at lower potential. That means मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसको कि इस कंडक्टर की बॉडी में पोटेंशियल इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड हमने ये भी पढ़ रखा है कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट करती है। दैट मीन्स इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। एंड ऑब्वियसली मेक सेंस, जैसा हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं। सो देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, है ना। सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है बट इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ऐसे होने वाला है, राइट। ओके, अब इस कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज यूनिफॉर्म, ठीक है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इस तरह से सीधा सीधा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ऐसी डायरेक्शन हो या कुछ और आप लूप सा बना दो, कुछ ऐसी डायरेक्शन बन रही है, देयर इज नथिंग लाइक दिस, ठीक है। बिल्कुल सीधी सीधी इस तरह से पॉइंट करने वाली हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी इस कंडक्टर के अंदर। सो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह की है, यूनिफॉर्म है। एंड फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है हम वी को E/D इस तरह से लिखते थे। अगर यहाँ पे लेंथ को मैंने L कंसिडर किया है इस कंडक्टर की लेंथ को, तो V को E/L भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो V इज इक्वल्स टू E/L। एक ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है, इसको लेट्स कॉल इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, देखो V इज इक्वल्स टू I/R में, तो क्या बन जाएगा, V की जगह पे हमने लिखा EL, ठीक है, इज इक्वल्स टू I/R। सो I मल्टीप्लाइड बाई दिस R, दैट इज 1/सिग्मा, साथ में L/A। L से L कैंसल आउट हो जाएगा, इसको हमने इरेज कर दिया, ठीक है। एंड और हम क्या कर सकते हैं, जो ये सिग्मा है इसको उस साइड भेज देते हैं, ठीक है। सो दिस सिग्मा गेट्स कैंसल्ड, सिग्मा इंटू E बन जाएगा। यहाँ क्या बच गया, सिर्फ I एंड डिवीजन में यहाँ पे A। अब जो ये क्वांटिटी हमारे पास आई है राइट हैंड साइड में, गौर करो, करंट अपॉन एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, इसी को बोला जाता है करंट डेंसिटी, ठीक है। दिस I/A, दिस इज करंट डेंसिटी, एंड इसको इस तरह से J से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो I/A को हम यहाँ पे J लिखने वाले हैं। सो ओवरऑल ये हमारा एक्सप्रेशन देखो बन जाएगा, दैट इज J इज इक्वल्स टू सिग्मा E। अब जो ये एक्सप्रेशन आया है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, J इज इक्वल्स टू सिग्मा E। बाय द वे फिलहाल स्केलर फॉर्म ही है ये कोई वेक्टर फॉर्म नहीं बन गई, अभी भी ये स्केलर फॉर्म में ही है, जस्ट इसको अब कन्वर्ट करना है वेक्टर फॉर्म में।
एंड डायरेक्टली क्रैम नहीं करेंगे कि जस्ट ऐसे ऊपर वेक्टर लगा दो एंड ये बन गई इसकी वेक्टर फॉर्म। ऐसा नहीं है, पहले इसको समझेंगे, चेक करेंगे क्या ये दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर भी रहे हैं या नहीं। अगर तो कर रहे हैं फिर तो ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। बट मान लो ये दोनों वेक्टर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो, फिर अगर ऐसा हो कि जो जे वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी निकल के आ रही है, फिर आप इसको ऐसे नहीं ना लिख सकते, फिर कुछ ना कुछ नेगेटिव वगैरह लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले दैट मीन्स हमारे लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है वेक्टर फॉर्म लिखने से पहले। ठीक है, इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं जे वेक्टर एंड ई वेक्टर, इनकी डायरेक्शन कैसी है। तो उसके लिए मान लेते हैं एक आपके पास स्पेस में किसी भी रीजन में इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मान लो लेफ्ट टू राइट पॉइंट कर रही है। इसी के बीच में कोई भी आपने एक चार्ज रख दिया, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। आप देखोगे, खुद से सोचो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, करंट इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, चाहे पॉजिटिव चार्ज रखो, यहां पे इमेजिन करो, यहां पे आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है वो उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऑब्वियसली। तो करंट कौन सी डायरेक्शन में हुआ? इस डायरेक्शन में। अच्छा, बाय द वे, अगर नेगेटिव चार्ज होता, फिर नेगेटिव चार्ज होता तो इस डायरेक्शन में मूव करता। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई भी और नेगेटिव चार्ज है छोटा सा, उसके ऊपर जो फोर्स लगती है दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो राइट से लेफ्ट जाएगा। बट अगर राइट से लेफ्ट भी जाएगा, स्टिल जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं नेगेटिव चार्ज के फ्लो के ऑपोजिट, दैट मीन्स स्टिल लेफ्ट टू राइट। सो हाउ ब्यूटीफुल दिस रिजल्ट इज, दैट मीन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कहीं पे कोई भी चार्ज आप रख दो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वी डोंट इवन नीड टू वरी अबाउट इट्स साइन। ठीक है, जस्ट वो चार्ज होना चाहिए, उसके ऊपर फोर्स लगनी चाहिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। एंड इतना श्योर है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है आप देख रहे हो, उसी डायरेक्शन में क्या पॉइंट कर रहा है? करंट पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स आई पॉइंट कर रहा है। ठीक है, एंड बाय द वे, अगर करंट लेफ्ट टू राइट पॉइंट कर रहा है तो जो करंट डेंसिटी है, ये वेक्टर है, उसकी भी वही डायरेक्शन होती है। ठीक है, सिंपल सी बात। सो करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा कि यस डेफिनेटली सेम ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। इस वजह से हमें कोई नेगेटिव, कोई माइनस साइन वगैरह लगाने की इस तरह से ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमारा काम चल जाने वाला है। जे वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा ई वेक्टर। ये रिलेशन यही बता रहा है कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, सेम डायरेक्शन यहाँ पे करंट डेंसिटी वेक्टर की भी होने वाली है। अगला टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखो, अगर हम बात करते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की और स्पेसिफिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की इन द कंडक्टर, तो इसको दो तरह से विजुलाइज किया जा सकता है, एक तो थर्मल वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली। कहने का मतलब दो अलग अलग टाइप की वेलोसिटीज होती हैं। अगर तो मैं एक कंडक्टर को सिंपली ऐसे ही रख दूं, कोई भी बैटरी वगैरह को हमने यहाँ पे इस तरह से इसके साथ कनेक्ट वगैरह नहीं किया है, क्या लगता है अब इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, स्पेसिफिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कभी मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल दूं, यू मस्ट टेक केयर कि मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भी बात करके यहाँ पे चल रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ वही हैं विच आर मोबाइल। ठीक है, जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो मोबाइल है ही नहीं। ठीक है, तो उसकी हम यहाँ पे ऑब्वियसली बात नहीं करने वाले हैं। सो इस चीज़ का तो ध्यान आपको रख के चलना है। ठीक है, तो जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या लगता है अगर मैंने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया इस कंडक्टर के साथ तो रेस्ट पे होंगे ये या फिर मोशन में होंगे? कोई भी बैटरी को हमने कनेक्ट यहां पे नहीं किया, 0 वोल्ट्स, दैट मीन्स हमने इसको दे रखा है, रेस्ट में होंगे या मोशन में होंगे? द राइट आंसर इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होंगे, और कोई छोटा मोटा मोशन नहीं है। जो ये थर्मल वेलोसिटी की वजह से मोशन रहेगा ना इसका, ऑलमोस्ट इस ऑर्डर की वेलोसिटी होती है ये थर्मल वेलोसिटी, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब एक के साथ 5 zeros लगाओ, राइट, 1 लाख मीटर पर सेकेंड, 1 लाख मीटर पर सेकेंड। तो इतना ज़्यादा, मतलब इसका इतनी ज़्यादा वेलोसिटी रहेगी, इतना ज़बरदस्त मोशन रहेगा। ठीक है, वाई आर वी कॉलिंग इट थर्मल वेलोसिटी? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के पास जो ये वेलोसिटी है ये टेम्परेचर की वजह से आ रही है। इसको और तो हमने बैटरी वगैरह तो कनेक्ट कर नहीं रखी, सिर्फ जो रूम टेम्परेचर है, ठीक है, मान लो जो भी है 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ इतना टेम्परेचर ही काफ़ी है इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ज़्यादा हाई वेलोसिटीज, ठीक है, देने में। सिर्फ इसी टेम्परेचर की वजह से उसने इतनी वेलोसिटी को एक्वायर कर लिया।
दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट थर्मल वेलोसिटी। बट क्या है कि ये जो वेलोसिटी रहेगी, थर्मल वेलोसिटी, बहुत रैंडम रहती है। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, कोई ऊपर की तरफ भाग रहा है, कोई नीचे की तरफ भाग रहा है, ठीक है। हर एक इलेक्ट्रॉन बहुत रैंडम तरह से, इस तरह से यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहा है। एंड ऑब्वियसली इस मोशन के दौरान होगा क्या, अगर इस कंडक्टर को थोड़ा सा और यहाँ पे जूम करके थोड़ा बड़ा पिक्चर देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो लेट्स से अगर ये कंडक्टर है, मान लेते हैं कॉपर है, तो देखो जस्ट एटम से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आया है। अब उस एटम के ऊपर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा, है ना। कॉपर है, कॉपर से अगर एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल लोगे तो आपके पास कॉपर 1 पॉजिटिव का जो कटाइन है वो बचेगा ना। तो इस तरह से बहुत सारे पॉजिटिव कटाइंस आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल के अलग अलग डायरेक्शंस में भाग रहे हैं, है ना। इस एटम में बहुत सारे इस तरह से कटाइंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, राइट। सो लेट्स से समथिंग लाइक दिस। अब जब इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, रेंडमली भाग रहे हैं ना, तो क्या होता है, इस मोशन के दौरान इन एटम्स के साथ ये बार बार कोलाइड भी करते हैं। एंड ओवरऑल अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे ना, तो बिकॉज उनका मोशन रैंडम है, तो अगर उसकी एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछा जाए, एवरेज थर्मल वेलोसिटी की बात की जाए, देन वी से कि इनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो कैसी होगी, इट विल बी 0। बिकॉज ऑब्वियसली अगर एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम ऐसा भी मान सकते हैं कोई ना कोई उल्टी डायरेक्शन में भी जा रहा होगा। सो कर करा के नेट रिजल्ट आपके पास 0 ही देखने को मिलता है, राइट। तो ये सब तो तब की बात है जब हम बात कर रहे हैं थर्मल वेलोसिटी की, जब हमने बैटरी के साथ इस कंडक्टर को कनेक्ट नहीं किया। व्हाट अबाउट अगर मैं इसको इस तरह से एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूं, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। अब इस बैटरी की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इस कंडक्टर में, दे विल फील अ फोर्स, दे विल फील अट्रैक्शन टुवर्ड्स दस पॉजिटिव टर्मिनल, है ना, वो इस डायरेक्शन में आना चाहेंगे ऐसे। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अब अल्टीमेटली इस कंडक्टर के इस एंड से इस एंड के टुवर्ड्स, मतलब राइट एंड से लेफ्ट एंड के टुवर्ड्स मूव करना चाहेंगे बिकॉज ऑफ दिस बैटरी। स्टिल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधी लाइन में इस तरह से आएंगे। अब अभी भी उनका मोशन इतना सीधा सिस्टमेटिक नहीं होगा। स्टिल देयर विल बी अ लॉट ऑफ कोलिजन्स, अभी भी जस्ट विद इन अ स्मॉल पीरियड बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों कोलिजन्स अब भी होने वाले हैं, ठीक है। तो अब भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टकराता टकराता कहीं ना कहीं से इस तरह से आएगा। बट ये है कि अल्टीमेटली अगर मैं एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूंगा तो वो अब 0 नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इस एंड से इस एंड के टुवर्ड्स आपको ओवरऑल देखने को मिलने वाला है, चाहे बहुत कोलिजन्स के बाद आपको ऐसा देखने को मिले, बट होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा था, ठीक है। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन थर्मल वेलोसिटी एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोलिजन्स यहाँ भी होंगे बहुत सारे, कोलिजन्स यहाँ भी होंगे बहुत सारे, बट यहाँ पे एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 है, बट एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 नहीं है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि इस कंडक्टर में बहुत सारे इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज कटाइंस हैं, जिसको छोड़ के फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फिलहाल बैटरी को कनेक्ट नहीं किया तो रैंडम मोशन है, ठीक है। अब देखो क्या है कि इलेक्ट्रॉन, अगर मैं यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ, तो जैसा हम बोल रहे हैं इस कंडक्टर के राइट साइड से लेफ्ट के टुवर्ड्स ड्रिफ्ट होंगे, बट स्टिल बहुत सारे कोलिजन्स तब भी उसके होने वाले हैं, है ना। स्टिल ऐसा नहीं है कि इस ए पॉइंट से अगर इस बी पॉइंट तक उसको पहुंचना है तो सीधा इस तरह से बिना किसी कोलिजन के वो पहुंच जाएगा, या सिर्फ एक आधा कोलिजन करके वो ऐसे पहुंच जाने वाला है, ऐसा ऑब्वियसली नहीं होने वाला। बहुत सारे कोलिजन्स होंगे, मान लो यहाँ से, ठीक है, ऐसे गया, इस डायरेक्शन में वो जा रहा है, यहाँ पे कोई फर्दर कटाइन बैठा था जिससे वो टकरा गया, उसकी स्पीड स्लो हो गई, फिर से वो रुक गया, मतलब, ठीक है। अब इसके बाद दोबारा से पहले तो एक तो टेम्परेचर भी प्रेजेंट है, रूम टेम्परेचर, उसकी वजह से कुछ ना कुछ ये वेलोसिटी एक्वायर करेगा, ठीक है। लेट्स कॉल दैट u1 वेक्टर, ठीक है। तो u1 वेक्टर इतनी सी वेलोसिटी तो उसने ऑब्वियसली टेम्परेचर की वजह से भी एक्वायर करनी ही है, चाहे आप बैटरी लगाओ चाहे ना लगाओ। आर यू गेटिंग दिस? बट एडिशनली इसके अलावा बैटरी भी प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर कोई एडिशनल फोर्स भी लगेगी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन ऑब्वियसली, है ना। उसकी वजह से सिर्फ इतनी वेलोसिटी के साथ वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो एक्सेलरेट भी होगा, इसके ऊपर फोर्स भी लगने वाली है। एंड ऑब्वियसली अगर फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेट होगा ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। तो इट मीन्स जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी उसके ऊपर लगने वाली फोर्स की वजह से, ठीक है। तेज होता जाएगा, तेज होता जाएगा। इसको इमेजिन करो ना, यहाँ पे टक्कर खा के रुक गया था, स्पीड गेन करी, तेज होता जा रहा है, तेज होता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे स्पीड वो बढ़ाएगा फिर कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई कटायन उसके सामने आ जाएगा, वो यहाँ पे टकरा जाएगा,
और ऐसा बार बार होगा, फिर रुकेगा, फिर अपनी स्पीड को बढ़ाएगा, तेज होगा एंड स्टिल यहाँ पे टकरा जाएगा। तो ऐसा मल्टीपल बार उसके साथ होता है। आप इमेजिन कर रहे हो कितना हार्डवर्क इसको भी करना पड़ रहा है ना, कितनी चुनौतियों का सामना इसको भी करना पड़ता है। इस तरह से मल्टीपल बार कोलिजन्स करके अलग अलग डायरेक्शन में जाके फिर जाके कहीं पे इस तरह से इस बी पॉइंट पे पहुंचने वाला है, ठीक है। एंड इसमें देखो स्पेसिफिकली क्या है, हम किसी एक कोलिजन से किसी दूसरे कोलिजन के बीच का जो पाथ है ना उसमें इंटरेस्टेड है। मान लो जैसे ये जो रीजन है, दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। मान लो इस पॉइंट को मैंने पी नाम दे दिया, इसको मैंने क्यू नाम दे दिया, ठीक है। एक बार देखो इस पी पॉइंट पे कोलाइड करा था, एक बार वो इलेक्ट्रॉन इस क्यू पॉइंट पे कोलाइड करा है। तो इन दोनों कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है या बीच का जो पीरियड है, इस चीज़ में मैं इंटरेस्टेड हूँ। बाय द वे टाइम की अगर बात करी ही है तो इस टाइम की बात है ना और करते हैं कि जो इतना टाइम है पी से लेके क्यू तक का, इसको एक नेम से हम जानते हैं, वी कॉल इट रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। बिकॉज इस टाइम में इलेक्ट्रॉन रिलैक्स कर रहा है। रिलैक्स का मतलब ये नहीं है कि रुका हुआ है, बिल्कुल सो रहा है रेस्ट पे, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो मूव कर रहा है, ऑब्वियसली वो बढ़ता जा रहा है, वो अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। बट रिलैक्स वर्ड क्यों यूज कर रहा है? बिकॉज इस टाइम में उसको कोई कोलिजन नहीं करना पड़ रहा। यहाँ पे वो बीच में नहीं टकराया ना, देखो वो पी पे टकराया है डेफिनेटली, वो क्यू पे भी टकराया है डेफिनेटली, बट पी से लेके क्यू के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो, वहां पे तो उसका कोलिजन नहीं हुआ। इट मीन्स ही वॉज इट वॉज रिलैक्सिंग, ठीक है। तो उस सेंस में इसको ये बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। एक कोलिजन से लेके दूसरे कोलिजन के बीच का जो टाइम रहेगा, दैट इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। सो मान लेते हैं जब टक्कर खा के ये इलेक्ट्रॉन इस पी पॉइंट पे बिल्कुल रुक गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी वेलोसिटी जो ये u1 वेलोसिटी है, ये तो थर्मल वेलोसिटी की वजह से ही उसने गेन कर ली होगी, है ना। टक्कर खाने के स्टिल थोड़े से टाइम बाद ही उसकी वेलोसिटी इतनी तो डेफिनेटली हो गई होगी u1 वेक्टर। बट यहाँ तक पहुंचने तक इतनी वेलोसिटी थोड़ी रहेगी उसकी। जैसा हमने देखा कि इस बैटरी की वजह से वो स्पीड अप होता जाएगा, उसके ऊपर फोर्स लग रही है, वो एक्सेलरेट होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पहुंचने पर जो उसकी वेलोसिटी थी दैट वाज v1 वेक्टर, ठीक है। इस डायरेक्शन में वो जा रहा है एंड उसकी एक्सेलरेशन भी हो रही है। एंड ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बिकॉज यहाँ पे मोशन कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। स्पेसिफिकली इन टर्म्स को अगर ऐसे ही लिखूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू u1 वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई दिस रिलैक्सेशन टाइम, जिसको t से नहीं इस तरह से टॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड ध्यान रखना टॉर्क के लिए भी हमने यही सिंबल यूज करा था, क्लास 11th में टॉर्क के बारे में हमने पढ़ा ना। तो यहाँ पे टॉ सिंबल ही यूज होगा, बट टॉ का मतलब यहाँ पे टॉर्क नहीं है, इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम है। ऑब्वियसली जस्ट ए टाइम है तो मतलब ये स्केलर है, वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर गलती से ऐसे मत वेक्टर डाल देना इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करा। दिस इज फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। आप इमेजिन करो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, ये तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमने इस तरह से इक्वेशन को लिखा, v1 इज इक्वल्स टू u1 प्लस a इंटू टॉ। सिमिलरली कोई अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए भी मैं कुछ इस तरह से इसको लिख सकता हूँ u2 वेक्टर। अच्छा बाय द वे ये रिलैक्सेशन टाइम भी अलग अलग हो सकता है ना यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन ने जो रिलैक्सेशन टाइम लिया है दैट इज टॉ 1, ठीक है। उसी दौरान कोई जो दूसरा लेट्स से इलेक्ट्रॉन है उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है इट कैन बी डिफरेंट, टॉ 2 हो सकता है। उसी दौरान कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ऐसे लिखेंगे u3 वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टॉ 3। एक्सेलरेशन सबकी सेम रहने वाली है बिकॉज वो ये बैटरी प्रोवाइड करेगी। वो ऐसा नहीं है कि किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये कम फोर्स लगा रही है, किसी के ऊपर ज़्यादा लगा रही है। ऑब्वियसली इस चीज़ से एविडेंट है, f जो होगा दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ q इंटू ई वेक्टर। फर्दर q को माइनस ई लिख सकते हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई है। तो आप देख रहे हो अगर माइनस ई है हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना ही चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो यूनिफॉर्म है इस कंडक्टर के अंदर, दैट मीन्स जो फोर्स है वो भी सेम ही लगने वाला है हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एंड ऑब्वियसली उस वजह से अगर फोर्स सेम है तो एक्सेलरेशन भी सभी इलेक्ट्रॉन्स का सेम होगा। दैट्स वाई a1 a2 a3 यहाँ पे हमको नहीं लिख के चलना है, ठीक है। तो देखो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने इस तरह से लिख दिया। अब अगर हमें कैलकुलेट करनी हो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कि जितनी भी इंडिविजुअल ड्रिफ्ट वेलोसिटीज हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो n
nth इलेक्ट्रॉन तक की जो वेलोसिटीज हैं उनको इस तरह से ऐड करेंगे एंड उनको डिवाइड कर देंगे बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि n है. दिस इज द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इसको vd से लिखा जाता है. d मीन्स ड्रिफ्ट. ठीक है. तो देखो अगर सभी को मैं ऐड करके इस तरह से n से डिवाइड करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा. पहले तो u1 प्लस u2 प्लस u3 ये रिजल्ट आ रहा है. u1 प्लस u2 प्लस u3 सो ऑन un तक. ऑब्वियसली दे आर वेक्टर क्वांटिटीज सो सिंबल यहाँ पे डाल दिया. प्लस एसेलरेशन कॉमन है तो a वेक्टर को कॉमन ले लेंगे पूरे ब्रैकेट में से एंड अंदर क्या आएगा τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 सो ऑन τn तक. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. vd वेक्टर इज इक्वल्स टू देखो u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर सोन ये un वेक्टर तक है डिवाइडेड बाय n. राइट. ये देखो पूरे डिनोमिनेटर के जो नीचे n है इसको मैं टू पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ. एक तो इसको इस तरह से एंड सेकेंड पार्ट विल बी दिस पार्ट. ठीक है. सो प्लस यहाँ पर भी n आ जाएगा एंड a वेक्टर एंड जितना भी पार्ट है यहाँ पे τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 एंड सो ऑन ये भी τn तक. अब हम गौर करते हैं. वी आर वेरी क्लोज टू अवर डिजायर्ड एक्सप्रेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज पे गौर करो. व्हाट इज दिस. दिस इज जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी है ना. ये वो वेलोसिटी है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह ना प्रेजेंट होती बैटरी को ना कनेक्ट करते तो इतनी वेलोसिटी प्रेजेंट होती. एवरेज वेलोसिटी है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की है ना. दैट इज ऑब्वियसली जो हमने देखा है इट इज इक्वल टू 0. हर एक इलेक्ट्रॉन की इंडिविजुअली 0 नहीं होगी बट एवरेज जब हम करेंगे तब हमारे पास 0 रिजल्ट आएगा ऑब्वियसली. एंड सिर्फ जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा. तो देखो vd इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा a वेक्टर एंड मल्टीप्लाइड बाय सिर्फ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पे आ जाने वाला है ना. इस पूरे पार्ट को आप गौर करो τ1 τ2 τ3 एंड इसको जब आप n से डिवाइड कर रहे हो तो इन सभी टाइम्स का एवरेज आ जाएगा. सो दिस इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. सो दिस इज हाउ द एक्सप्रेशन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी लुक्स. बट इसको यहीं पे नहीं छोड़ने वाले हैं. जो एसेलरेशन है इसको भी किसी फॉर्म में हम चेंज करेंगे. अब देखो जो एसेलरेशन है साइड पे लिख लेते हैं. जो एसेलरेशन है उसको यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ आप इमेजिन करो किस तरह से लिख सकते हो. एफ वेक्टर अपॉन एम फोर्स अपॉन मास. फर्दर जो फोर्स है इसको ऐसे लिखा जा सकता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड फर्दर चार्ज कौन सा है किस चार्ज के मोशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन. सो उसके ऊपर कितना चार्ज होता है माइनस ई. सो इसको ऐसे लिखा जा सकता है माइनस ई इंटू ई वेक्टर अपॉन एम. सो कहने का मतलब एसेलरेशन की जगह पे हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे यूज करने वाले हैं. सो देखो vd जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये क्या एक्सप्रेशन बनेगा लास्ट में. दैट इज माइनस ई वेक्टर टॉ डिवाइडेड बाय एम वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया है फॉर द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट वन मोर टर्म जो कि काफी बार हम यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में. दैट इज मोबिलिटी. नाम से पता लग रहा है कि कोई चार्ज कैरियर कितना ज्यादा मोबाइल है. मोबाइल मीन्स कितना आसानी से वो मूव कर सकता है. राइट. ऑब्वियसली अगर फ्री स्पेस में आप एक इस तरह से चार्ज रख दोगे कोई भी चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव वो रेस्ट पर रहने वाला है ना. विदाउट किसी भी तरह की फील्ड बिल्कुल उसमें आपको मोशन नजर नहीं आएगा. बट इसी चार्ज के इर्द गिर्द अगर आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को बना दिया कुछ इस तरह से मान लो. ठीक है. यहाँ पे अब इस चार्ज कैरियर को इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रख दिया. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज कैरियर के ऊपर ऑब्वियसली फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से ये चार्ज कैरियर एक डायरेक्शन में मूव करेगा. राइट. तो हम यही देख रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से कितना आसानी से ये चार्ज कैरियर मूव कर सकता है. दैट इज कॉल्ड इट्स मोबिलिटी एंड इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद सिंबल म्यू. एंड इसको किस तरह से आप मैथमेटिकली लिखते हो. दैट इज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. कितनी वेलोसिटी के साथ ये चार्ज ड्रिफ्ट करेगा डिवाइडेड बाय हमने उसके लिए कितने एफर्ट्स लगाए कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज किया. ऑब्वियसली अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के बहुत कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी हासिल कर पा रहा है कोई चार्ज इसका मतलब है उसकी मोबिलिटी बहुत कम है. राइट. बिकॉज ये दोनों क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है.
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो ये मोबिलिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। अगर बहुत कम हमें एफर्ट्स करने पड़े, बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करनी पड़ी, बहुत वीक इलेक्ट्रिक फील्ड से भी अगर आपका काम बन जा रहा है, दैट मीन्स, है ना, और उससे भी बहुत ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हासिल कर रहा है कोई चार्ज, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो चार्ज जो है बहुत ज्यादा मोबाइल है या उसकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा है। सो इसको इस तरह से लिखा जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू वी डी डिवाइडेड बाई ई। और यहीं से इसके एसआई यूनिट्स बना लेते हैं, देखें क्या बनेंगे, राइट। लेट्स इरेज दिस पार्ट। सो इसके एसआई यूनिट्स के लिए हमें इन दोनों के एसआई यूनिट्स को डिवाइड करके चलना पड़ेगा। ऊपर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सो वेलोसिटी कोई भी हो उसके जो यूनिट्स होंगे दैट विल बी मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के मल्टीपल देखो, दो तरह से इसको लिख सकते हैं ना यूनिट्स। अगर तो इसको लिखें फोर्स पर यूनिट चार्ज के अकॉर्डिंगली तो न्यूटन पर कूलम्ब इसके यूनिट्स बनते हैं। अगर ई को लिखें पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सेपरेशन के फॉर्म में, जैसे वी बाई डी की फॉर्म में, तो इसके जो यूनिट्स बनते हैं वो न्यूटन वोल्ट्स पर मीटर बन जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे हम कौन से यूज करने वाले हैं, आई विल प्रेफर यूजिंग दिस वन, बिकॉज यहाँ न्यूमिनेटर में भी देखो मीटर आ रहा है कहीं ना कहीं पे, और यहाँ पर भी पर मीटर है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस यूनिट, सो दैट दोनों को आपस में किसी ना किसी तरह से हम क्लब कर सकें, ठीक है। अब ये मीटर इनवर्स है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये मीटर बन जाने वाला है, एंड मीटर आपस में यहाँ पे मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ द मोबिलिटी, ठीक है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये ऐसा बन जाएगा, मीटर का स्क्वायर पर वोल्ट एंड पर सेकेंड, दे आर द एसआई यूनिट्स ऑफ मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर। इसके अलावा जो ये एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जा सकता है। जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं, दैट इज माइनस ई कैपिटल ई टॉ डिवाइडेड बाई एम, एंड डिनोमिनेटर में है अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल ई से कैपिटल ई यहाँ पे देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये एक्सप्रेशन और बन जाता है हमारा मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर का, माइनस ई टॉ बाई एम। माइनस ई स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी आई है, अगर कोई और चार्ज हो किसी जनरल फॉर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिख दोगे इसको, माइनस ई की जगह क्यू यूज कर लो, तो क्यू टॉ अपॉन m, right? For any charge carrier you can use this expression, for electron specifically ये expression आ जाएगा। अब बढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ, रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझते हैं। फर्स्टली दिस डायग्राम दैट इज द यूजुअल पार्ट, कंडक्टर है उसको बैटरी के साथ आपने कनेक्ट कर रखा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ड्रिफ्ट कर रहे होंगे फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द कंडक्टर, एंड कंडक्टर के अंदर पॉजिटिवली चार्ज जो एटम्स बच चुके हैं वो आपको दिखा रखा है, दे हैव गॉट पॉजिटिव चार्ज, मगर इलेक्ट्रॉन्स उनके ऑर्बिट से निकल चुके हैं, है ना। सो दैट इज ऑब्वियस। एंड अब जो मेन चीज़ आती है यहाँ पे देखो, गौर करो, यहाँ पे ये बैटरी है, लेट्स से ये वी वोल्ट की बैटरी है, एंड इस वी वोल्ट की बैटरी ने ऑब्वियसली इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस भी सेम वी वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ पे बना के रखा होगा, है ना। अब अगर हमें रिलेट करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को करंट के साथ, तो यहाँ पे सारा खेल इलेक्ट्रिक करंट का है, इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको सोचना है, ठीक है। जो करंट रहता है एज वी नो दैट इज कितना चार्ज कितने टाइम में पास कर रहा है किसी भी एरिया के थ्रू या एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, है ना, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट क्यू बाई टी। अब यहाँ पे अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूँ इस पूरे कंडक्टर में कितना चार्ज है, एंड अगर मैं उसको डिवाइड कर दूँ कितना टाइम लगेगा चार्ज को इस एंड से इस सेकंड एंड तक पहुंचने में, या अगर मैं मान लो मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं तो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड के टुवर्ड्स पहुंचने में, राइट, इस टाइम से इसको डिवाइड कर दूं, देन आई विल गेट टू नो अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, लेट्स सपोज दैट देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द यूनिट वॉल्यूम। वैसे तो बहुत बड़ी वॉल्यूम है ना इसकी, तो इसी के अंदर एक बहुत छोटी सी इस तरह से एक वॉल्यूम है, इसी को हमने यहाँ पे बड़ा करके लेट से दिखा दिया, ठीक है। एक्चुअल में दिस इज वेरी स्मॉल, दिस इज अ यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का मतलब कि अगर मान लो ये पूरा जो कंडक्टर है इसकी जो वॉल्यूम है, लेट्स से दिस इज 1000 या कुछ भी मान लो, मैंने रैंडम नंबर लिख दिया 1200 मान लो सेंटीमीटर क्यूब, तो उसमें से सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम को मैंने यहाँ पे दिखा दिया, राइट। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय द यूनिट वॉल्यूम, दिस इज इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 यूनिट का है ना, ओके। तो दिस इज द यूनिट वॉल्यूम, एंड इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो हमने कितने माने हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, एंड अगर
n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, n इंटू ई। ऑब्वियसली अगर साइन को भी कंसिडर करना है तो माइनस एन ई, बट अगर सिंपल मैग्नीट्यूड लिख के चलना हो तो n इंटू ई, इतना चार्ज रहेगा इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर, इस छोटी सी वॉल्यूम के अंदर जो यहाँ पे दिखाई है। अब अगर इसका चार्ज मुझे पता लग गया n इंटू ई, तो टोटल चार्ज को कैलकुलेट करना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं रहने वाला, बिकॉज देखो जैसा मैंने बोला, अगर मान लेते हैं इसकी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, टोटल वॉल्यूम अगर मान लेते हैं 1200 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अगर मुझे इसका चार्ज पता है तो मुझे इसको 1200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे टोटल चार्ज भी पता लग जाएगा, है ना। या अगर इसकी वॉल्यूम कुछ और मान लेते हैं, मान लो 5000 सेंटीमीटर क्यूब है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज दिस इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, दैट्स वाई हमने इसको 1 यूनिट कंसिडर करा है कि जितना भी चार्ज इस यूनिट वॉल्यूम में होगा, अगर मैं उसको टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे टोटल चार्ज पता लग जाएगा इस पूरे सिलेंडर का, है ना। तो टोटल वॉल्यूम कितनी है ये तो मैं समझाने के लिए आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब या 5000 सेंटीमीटर क्यूब मान रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसकी वॉल्यूम कितनी है, 4200 सेंटीमीटर क्यूब, 5000 सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी हो सकती है, एंड ये भी ज़रूरी नहीं है कि सेंटीमीटर क्यूब में ही हो, ठीक है। हमें तो जस्ट इतना पता है कि इसको हमने यूनिट वॉल्यूम कंसिडर किया है, एंड टोटल वॉल्यूम इसकी जो भी होगी उससे मुझे मल्टीप्लाई करना है इस टर्म से, टू गेट टू नो अबाउट द टोटल चार्ज जो कंटेंट है इस पूरे कंडक्टर में, ठीक है। सो देखो टोटल वॉल्यूम इस कंडक्टर की, बिकॉज दिस इज लुकिंग लाइक अ सिलेंडर, सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वी नो दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे हाइट को लेट से मैं L मान लेता हूँ, दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सो आई कैन राइट पाई आर स्क्वायर इंटू L, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। फर्दर जो ये पाई आर स्क्वायर है, दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सर्कल, आप देख रहे हो दिस इज द सर्कुलर पार्ट, इसका एरिया जो रहता है दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो उसको हमने डायरेक्टली A लिख दिया। तो पाई आर स्क्वायर इंटू L ना लिख के मैं सिंप्लीफाइड वे में ऐसे इसको लिख के चलूंगा A इंटू L, ठीक है। दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर चार्ज तो हमें पता ही है n इंटू ई, ठीक है। तो अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया A इंटू L से, तो मुझे टोटल चार्ज पता लग गया, ठीक है। तो टोटल चार्ज इन साइड L लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसको हमने कितना लिखा, n इंटू ई इंटू A इंटू L, दिस इज द टोटल चार्ज जो कंटेंट है इस पूरे कंडक्टर में। अब इस पूरे कंडक्टर की टोटल वॉल्यूम को हम देखो ऐसे कैलकुलेट करने वाले हैं, बिकॉज इट इज लुकिंग लाइक अ सिलेंडर, सो इसकी जो वॉल्यूम होगी इट विल बी पाई आर स्क्वायर इंटू, जनरली पाई आर स्क्वायर एच लिखते हैं, बट यहाँ पे बिकॉज एल हमने कंसिडर की है, इसकी जो हाइट है, सो पाई आर स्क्वायर इंटू एल हो जाने वाली है। फर्दर पाई आर स्क्वायर जो है दिस इज नथिंग बट इस सर्कुलर फेस का एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको बोल दिया जाता है। सो इस पाई आर स्क्वायर को मैं सिंपल ए लिख के चलूंगा, इस पार्ट का जो एरिया है दैट इज ए। सो इस ए को ही हमने एल से मल्टीप्लाई करा एंड हमारे पास वॉल्यूम आ गई, है ना। सेम ही चीज़ है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल ही है, कुछ नहीं हमने चेंज करा, जस्ट थोड़ा सा दिखने में आसान लगे, राइट, सिंप्लीफाइड वे में हम इसको लिख सकें, दैट्स वाई इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सो ए इंटू एल, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, दैट इज ए मल्टीप्लाइड बाई एल, राइट। अब हमें ये तो पता ही है कि इस छोटे सी यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है, एन इंटू ई। तो अगर टोटल चार्ज निकालना है मुझे टोटल वॉल्यूम का, तो इस पार्ट से, इस वॉल्यूम से इस छोटे से चार्ज को मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई गेट टू नो अबाउट द होल चार्ज, ठीक है। तो हमने क्या करा, द टोटल चार्ज जो इस एल लेंथ के पूरे कंडक्टर में प्रेजेंट होगा, राइट, दैट विल बी इक्वल टू कितना, टोटल जो वॉल्यूम आई है मल्टीप्लाइड बाई दिस n into E, that means n into E into A into L, this is the total charge जो इस पूरे कंडक्टर में प्रेजेंट है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैं सिर्फ उस चार्ज की बात कर रहा हूँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने कॉन्स्टिट्यूट करके रखा है, आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस पॉजिटिव चार्ज, राइट, दैट शुड बी वेरी ऑब्वियस बाय द वे, ठीक है। सो दिस इज द Q, n into E into A into L। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, आफ्टर ऑल वी नीड द इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हमने Q बाई T से कैलकुलेट करना है। Q तो हमने निकाल लिया, अभी भी हमारा T जो है टाइम है, कितना टाइम लगेगा चार्ज को या इस पूरे चार्ज को इस एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में, इलेक्ट्रॉन्स को, राइट। तो वो हमें टाइम को कैलकुलेट करके चलना है। तो एज वी नो हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं दैट वेलोसिटी जो होती है दैट इज नथिंग बट कितनी डिस्प्लेसमेंट है एंड डिवाइडेड बाय कितना टाइम लिया। सो डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज L, राइट, डिवाइडेड बाय टाइम है, उसको हम बोल देते हैं लेट्स से T, एंड ये वेलोसिटी है, दिस इज नथिंग बट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट मींस इसको हमने ऐसा लिख दिया Vd इज इक्वल्स टू L बाई T, एंड हमें T चाहिए तो मैं T को उधर भेजूंगा एंड Vd नीचे आ जाएगा। सो L बाई Vd दैट विल बिकम द
टाइम टेकन बाय द दिस अमाउंट ऑफ चार्ज टू क्रॉस दिस होल कंडक्टर। ठीक है, अब मान लेते हैं इसको कुछ नाम दे देते हैं ना, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर वन। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज करके आई को कैलकुलेट करने वाले हैं, क्यू बाई टी। सो देखो क्यू कितना है, एन ई ए एल, तो यहाँ लिखा एन ई ए एल, नील, वेरी इजी टू रिमेंबर, डिवाइडेड बाई टी दैट इज एल बाई वी डी। एल से एल यहाँ पे कट जाने वाला है एंड ये बन जाएगा एन ई ए वी डी। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली इसको याद रख लो, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ठीक है, आप देख रहे हो हमने इलेक्ट्रिक करंट को यहां पे रिलेट कर दिया विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो अब हम डिड्यूस करते हैं ओम्स लॉ को। ठीक है, क्लास 10th में तो हम डायरेक्टली इसको यूज करते आए हैं दैट v बाई आई की रेशियो जो है वो कांस्टेंट है, v बाई आई की रेशियो कांस्टेंट है, बट हाउ डू वी नो इट इज कांस्टेंट, राइट? प्रैक्टिकली नो डाउट हमने परफॉर्म करा होता है क्लास 10th में भी, राइट? बट हियर वी कैन मैथमेटिकली डिड्यूस, राइट, फ्रॉम अदर इक्वेशंस दैट डेफिनेटली जो ये v एंड i की रेशियो है वो कांस्टेंट है। देखो इसको किस तरह से हम डिड्यूस करने वाले हैं। सो इसके लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बहुत रूल है। ठीक है, जो ये एक्सप्रेशन है एंड जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑलरेडी हम एक्सप्रेशन डिराइव करके आए हैं दैट वी डी इज इक्वल्स टू ई ई टॉ बाई एम, इन एक्सप्रेशंस का बहुत यूज होने वाला है इसको डिड्यूस करने में। ठीक है, चलो फिर वही बात मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है, इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है। इस कंडक्टर की वजह से सॉरी इस बैटरी की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा होगा इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के क्रॉस भी, दैट इज ऑल्सो ऑफ द वी वोल्ट्स। जो लेंथ है इस कंडक्टर की दैट इज लेट्स से स्मॉल एल, राइट? एंड करंट इस तरह से पास कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी। काफ़ी सारी इक्वेशंस ऑलमोस्ट वही सारी हैं, बस अलग अलग तरह से इनसे हम खेल के अलग अलग एक्सप्रेशंस को बनाना है। तो जैसा हम पढ़ चुके हैं इस बैटरी की वजह से इस कंडक्टर के बॉडी के अंदर, इस सिलेंड्रिकल पार्ट के अंदर है ना, कोई भी मान लो जो ये कंडक्टर है इसके अंदर क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुकी होगी। एंड अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस एल से विद दिस लेंथ ऑफ द कंडक्टर, आई कैन राइट दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, v इज इक्वल्स टू ई इनटू एल, है ना? बहुत बार यूज कर चुके हैं हम इस एक्सप्रेशन को। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। फर्दर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, हमें पता है अगर बैटरी के साथ कनेक्ट करा है तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे होंगे फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव, है ना? मतलब इस एंड से फ्रॉम द राइट एंड टू द लेफ्ट एंड ऑफ द कंडक्टर, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो होगी वो कितनी होगी, दैट इज ई टॉ बाई एम, right? Again we are ignoring the negative sign because we just need to focus on the magnitude right now। ठीक है, वो तो हमें पता ही है ना कि इलेक्ट्रॉन से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जब जरूरत पड़ेगी तो अपने हिसाब से हम लगा लेंगे, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। ठीक है, तो वी डी इज इक्वल्स टू ई टॉ बाई एम। अब अगर ई की वैल्यू को मैं पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में निकाल लूँ, ई इज इक्वल्स टू वी बाई एल, एंड इस वैल्यू को हम यहाँ भी देखो सब्सटीट्यूट कर दें तो क्या बेनिफिट होगा, वी डी इज इक्वल्स टू ई, कैपिटल ई की जगह आ जाएगा v, है ना, टॉ बाई एम इंटू एल। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा के v यहाँ पे क्यों बनाया, बिकॉज हम ओहम्स लॉ बनाना चाह रहे हैं एंड उसमें हमें v की ज़रूरत पड़ती है। v इज इक्वल्स टू आई आर, है ना, या फिर v बाई आई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे v को किसी ना किसी तरह से बनाया है। सो दैट इज क्लियर। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और अब हम यहाँ पे क्या करके चल सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन करंट के साथ, अब v तो बन गया, अब v बाई आई और चाहिए हमें, तब जाके बनेगा ये ओम्स लॉ। तो i के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम करंट के साथ रिलेट जहाँ पे हमने किया था। सो हियर आई एम राइटिंग i इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, राइट? एंड यहाँ पे इस vd की वैल्यू को यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देने वाले हैं। तो देखो i कितना हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू एन ई ए मल्टीप्लाइड बाई ई वी टॉ डिवाइडेड बाई एम इंटू एल। फर्दर ई आप देख रहे हो 2 बार आ रहा है, तो ई का हम यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, ई का स्क्वायर हो गया। ठीक है, एंड वी एंड टॉ को साथ में हमने लगा दिया, ये हो गया आई की वैल्यू। अब इसी आई की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखा एंड इसको अगर अब v इज इक्वल्स टू आई आर वाली फॉर्म में बनाना है तो देखो हम क्या कर रहे हैं, v
इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाई वी तो है, आई भी है, आर के लिए इन टर्म्स को देखो उधर आई के साथ में मल्टीप्लाई में लेके जा रहा हूँ. सो आई के साथ एम इंटू एल एंड बाकी जो ये टर्म्स हैं एंड जो ये टॉ है इसको उधर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा एन ई का स्क्वायर ए एंड साथ में टॉ. ठीक है, अब ये कुछ कुछ लगना शुरू हो गया ओम्स लॉ के जैसा. v इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाय r, बट यू विल से हाउ डू वी नो दिस इज r. हम क्लास 10th में ये पढ़ चुके हैं दैट r इज इक्वल्स टू रो l बाई a, या जो r है वो l बाई a के प्रोपोर्शनल होता है. एंड अगर ये r है तो यहाँ पर भी देखो l और a आना चाहिए जो कि डेफिनेटली आ रहा है. l इन द न्यूमरेटर, एरिया इन द डिनोमिनेटर, है ना. एंड फर्दर अगर r इज इक्वल्स टू रो l बाई a है तो इसका मतलब क्या है कि l एंड a को छोड़ के जो बाकी चीज़ें हैं दैट मीन्स जो ये m है, जो n e a स्क्वायर है एंड जो ये टॉ है दैट मस्ट बी कॉन्स्टेंट, है ना. बिकॉज जो ये रो है दैट इज नथिंग बट द रेजिस्टिविटी, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो ये रो कांस्टेंट होता है. एंड ऑब्वियसली कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर मास जो है n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ यूनिट वॉल्यूम, e चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टॉ इज द रिलैक्सेशन टाइम. अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं. तो कहने का मतलब v इज इक्वल्स टू आई इंटू जो ये पार्ट है दिस इज नथिंग बट रो एल बाई ए, या फिर v इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाई आर. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्चुअल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दोनों एक्सप्रेशंस को यूज करके डिड्यूस किया है ओहम्स लॉ. फर्दर यहीं से छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी अलग अलग वे में हम बना सकते हैं. देखो अगर r की वैल्यू लिखनी हो तो हमने देखा v इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, ये सारा पार्ट r ही है ना. सो m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर a इंटू टॉ, दिस इज द रेजिस्टेंस. अगर रो की वैल्यू हमें लिखने की जरूरत पड़ जाए कहीं पे तो जो सिर्फ ये रेड पार्ट में हमने स्क्वायर्स में लिखा है दैट इज द रो, है ना. सो दैट इज m बाई सिर्फ l एंड a को छोड़ दो n e का स्क्वायर एंड टॉ, दिस इज द रेजिस्टिविटी. राइट, यहाँ पे लिख भी देते हैं दिस फर्स्ट टर्म, दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस रो, दिस इज द रेजिस्टिविटी. एंड सिमिलरली अगर आपसे कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने को बोला जाए, कंडक्टिविटी, तो जैसा हमने ऑलरेडी देखा था जो कंडक्टिविटी है जिसको सिग्मा से हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी. नाम से भी देखो पता लग रहा है कितने सिमिलर साउंड करते हैं कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, तो एक दूसरे का ही रेसिप्रोकल है. जस्ट हमें इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना एंड विल गेट टू नो अबाउट द कंडक्टिविटी. सो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाने वाला है. सो एन ई का स्क्वायर टॉ डिवाइडेड बाई m, दिस इज नथिंग बट कंडक्टिविटी. नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी. वी नो r इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए. अक्सर कहा जाता है जो ये रो है ये रेजिस्टिविटी है, ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है एंड दिस इज अ कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट है बट ये तब कांस्टेंट है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है. ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो ये रेजिस्टिविटी कांस्टेंट नहीं रह जाएगी, ये भी उसी के साथ साथ बढ़ने वाली है. टेम्परेचर को वेरी करोगे रेजिस्टिविटी भी वेरी करती है एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से रेजिस्टेंस भी वेरी करती है. कंडक्टर्स के लिए अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिकली, मैं यहाँ पे कंडक्टर्स की ही बात करके चलने वाला हूँ. जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसी हिसाब से रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी एंड उसके अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस भी बढ़ने वाली है. राइट, बट क्या उसका एक्सप्रेशन होने वाला है उसको हम यहाँ से देखते हैं. दैट मान लेते हैं पहले जो टेम्परेचर था वो था T0 और बढ़ा हुआ जो टेम्परेचर है बाद में इंक्रीज्ड टेम्परेचर दैट इज T. ठीक है, सो दिस वाज द इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर इज दिस मच. राइट, दीज आर द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एंड इस टेम्परेचर पे इनिशियली जो रेजिस्टिविटी थी किसी भी कंडक्टर की लेट से वो थी रो नोट और बाद में वो बढ़ के हो गई है रो टी. ठीक है, नॉट द रो टी, ऑब्वियसली रो टी. ठीक है, एंड अब इस बढ़ी हुई रेजिस्टिविटी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, रो टी इज इक्वल्स टू रो नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एल्फा एंड डेल्टा टी. दिस इज द एक्सप्रेशन. ठीक है, जो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दिस डेल्टा टी इज द चेंज इन द टेम्परेचर. दैट्स वाई इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं फाइनल
माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट मीन्स टी माइनस टी नॉट, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख रखा है। एंड दिस अल्फा, दिस इज द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी। हर एक मटेरियल के लिए अल्फा की जो वैल्यू है ये डिफरेंट होने वाली है। फर्दर जैसे यहाँ पे लिखा है मेटल्स के लिए जो अल्फा होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सिंपल से इसका क्या मतलब है, व्हाट डू वी मीन बाय अल्फा इज इक्वल टू पॉजिटिव, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ने वाली है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय अल्फा। टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज करने वाली है, जैसा असर इस पे होगा वैसे ही असर इसके ऊपर होने वाला है। दैट्स वाई दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, कंडक्टर्स के लिए अल्फा हमेशा आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा। लेटर ऑन चैप्टर्स हम देखेंगे कुछ इस तरह के मटेरियल्स भी होते हैं जिनके लिए अल्फा नेगेटिव होता है। ठीक है, उनको आप कंडक्टर्स नहीं कह सकते। अब अल्फा उनके लिए नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर उनके लिए बढ़ेगा तो उनके लिए जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। इन दोनों में ऑपोजिट रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर टेम्परेचर कम करोगे तो उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। बट राइट नाउ वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन द कंडक्टर्स। अब ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। उसके लिए इस एक्सप्रेशन को दोबारा से मैं यहाँ पे लिख के चलता हूँ, रूट टी इज इक्वल्स टू रो नॉट, साथ में 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, मतलब टी माइनस टी नॉट। ठीक है, इसी को ओपन अप किया हमने। सो रो टी इज इक्वल्स टू रो नॉट प्लस रो नॉट इंटू अल्फा इंटू टी एंड माइनस रो नॉट इंटू अल्फा इंटू टी नॉट। अब देखो हमें चाहिए बेसिकली ग्राफ किस किस चीज़ के बीच में, टेम्परेचर के बीच में और रेजिस्टेंस एट दैट टेम्परेचर के बीच में। दिस इज व्हाट वी वांट। यहाँ पे भी उसको ब्लैक कलर में लिख देते हैं। एस टर्म एंड एस क्वांटिटी के बीच में हमें ग्राफ चाहिए यहाँ पे। राइट, अब बताने को मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि मान लेते हैं इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाता है, बट इसको थोड़ा सा समझ के चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दैट क्यों हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। राइट, एंड स्ट्रेट लाइन, पहली बात तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही क्यों आता है और इसी तरह से पॉजिटिव स्लोप क्यों मिलती है, नेगेटिव स्लोप क्यों नहीं मिलती नीचे की तरफ। ठीक है, तो उसका आइडिया हमें यहाँ से देखो लगने वाला है। इसी एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा चेंज करके लिखने वाले हैं कुछ इस तरह से। देखो रो टी इज इक्वल्स टू रो नॉट अल्फा मल्टीप्लाइड बाई टी एंड साथ में बाकी की जितनी टर्म्स हैं प्लस रो नॉट माइनस रो नॉट अल्फा इंटू टी नॉट। अब अगर गौर करोगे तो ये जो एक्सप्रेशन बना है ये पूरा, कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के जैसा ही बना है। हाउ डू वी नो? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप याद रखो ऐसी होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है वो हमेशा इस तरह की रहने वाली है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब जरा गौर करो, y एक्सिस पे क्या है, रूटी, x एक्सिस के ऊपर क्या है, 10 टेम्परेचर। दैट मीन्स जो ये m है, m का मतलब यहाँ पे होता है स्लोप ऑफ द लाइन। यहां से हमें पता लगता है कि जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा। राइट, तो जो स्लोप है अगर ये पॉजिटिव हुई तो ग्राफ ऐसा बनेगा ऊपर की तरफ, अगर ये स्लोप नेगेटिव हुई मतलब m अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा ऐसे। अब ऑब्वियसली जो ये रेजिस्टिविटी है दैट इज अ पॉजिटिव नंबर, जो अल्फा है कंडक्टर्स के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज अ पॉजिटिव नंबर। दैट मीन्स जो m है, जो ये स्लोप है, इट इज अ पॉजिटिव नंबर एंड हेंस इसका ग्राफ इस तरह से ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां से हमें पता लगा कि जो ये ग्राफ है कुछ ऐसा आपको देखने को मिलने वाला है। एंड बिल्कुल जीरो से हमने स्टार्ट नहीं किया बिकॉज ऑब्वियसली बिल्कुल कम टेम्परेचर के ऊपर भी बात करेंगे तो रेजिस्टिविटी कुछ ना कुछ तो रहने ही वाली है। रेजिस्टिविटी को आप बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बिल्कुल ड्रॉप कर दो और रेजिस्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, नो। ठीक है, डिक्रीज कर सकते हो काफ़ी हद तक बट स्टिल इट विल बी देयर। फर्दर जो हम ये बोल रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको देखने को मिलता है नॉर्मल टेम्परेचर्स पे, ऑब्वियसली ये वैलिड है, बट बहुत कम टेम्परेचर्स के ऊपर आपको अगेन थोड़ी बहुत डेविएशन देखने को मिलती है। आप देख रहे हो 50, 100, 150 केल्विन में टेम्परेचर ले रखा है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे कम अगर टेम्परेचर रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को नहीं मिलता है। स्लाइटली कुछ इस तरह का आपको कर्व के जैसा ग्राफ देखने को मिलता है। राइट, सो अगर पहले दोनों ग्राफ्स में आप देखोगे तो दोनों में जो अल्फा है दैट इज पॉजिटिव, यहाँ भी आप बोल सकते हो अल्फा इज इक्वल्स टू पॉजिटिव बिकॉज टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ साथ जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सेमीकंडक्टर, चलो वर्ड का जिक्र यहाँ पे आ ही गया तो बात कर लेते हैं। जो मैंने बोला था कुछ मटेरियल्स के लिए जो अल्फा है वो नेगेटिव होता है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है सेमीकंडक्टर। इसका ग्राफ आप देखो, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर रही है। सो इसके लिए जो अल्फा है वो कैसा हो जाने वाला है, नेगेटिव हो जाने वाला है। इस तरह से ग्राफ के बेस पे आपको क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है।
ठीक है। तो वो तो आपको ऐसे देख के ही पता लग जाने वाला है कि टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टिविटी बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। अगला टॉपिक बनता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। ये तो काफ़ी बेसिक है, क्लास 10th में ऑलरेडी कर ही चुके हैं, बस एक बार जस्ट जो फॉर्मूले बनते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करने के लिए उसको रिवाइज कर लेते हैं, रिकन्सिडर कर लेते हैं। सो पावर एंड एनर्जी अगर मैं आपस में इनको रिलेट करता हूँ तो पावर को इस तरह से लिखा जा सकता है, एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाई टाइम। कोई भी इक्विपमेंट कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कितने टाइम में, उन दोनों की रेशियो को क्या बोला जा रहा है, पावर। तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसी को ही ऐसे भी सोच सकते हैं कि देखो जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई उतना ही आफ्टर ऑल वर्क करा होगा बैटरी ने। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कितना वर्क हुआ बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट टाइम, ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, दोनों एक्सप्रेशंस इक्विवेलेंट हैं। इसके अलावा इसी एक्सप्रेशन को चेंज करके अलग अलग वे में देखो लिखा जा सकता है। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं, वर्क को चेंज करके V मल्टीप्लाइड बाई Q बाई टाइम, राइट, वेयर V दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो भी इक्विपमेंट आप यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है अपने बैटरी के साथ। ठीक है, एज वी नो दैट V इज इक्वल्स टू नथिंग बट W बाई Q, ये आपने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में कर रखा है। ठीक है, तो इसी एक्सप्रेशन को हमने यूज करके W को V इंटू क्यू लिखा, एंड यहाँ पे देखो Q बाई जो T है दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक करंट, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में। ठीक है, सो यहीं से V मल्टीप्लाइड बाई आई, ये एक्सप्रेशन बन जाता है पावर का V इंटू आई, इसको भी हम यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम ओम्स लॉ को यूज करते हैं तो V की जगह पे मैं IR पुट कर देता हूं, तो पावर का एक और एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, V की जगह देखो IR लिखा मल्टीप्लाइड बाय आई, तो ये बन गया P इज इक्वल्स टू आई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R, राइट। ऑल्सो यहीं से और हम क्या करते हैं, P इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाय I की जगह पे अगर मैं ओम्स लॉ को यूज करके पुट कर देता हूं, देखो V इज इक्वल्स टू IR रहता है, तो I की जगह पे पुट कर देता हूं V बाय R, तो यहाँ पे I की जगह हमने लिखा V अपॉन R, तो पावर का ये भी एक्सप्रेशन बन जाने वाला है V का स्क्वायर बाई R। सो आप देख रहे हो बहुत सारे आपके पास फॉर्मूले बन चुके हैं, बाकी का पार्ट मैं एक बार इरेज कर देता हूँ फॉर द सिंप्लिसिटी। ठीक है, ये जितने भी बॉक्सेस हैं दीज आर ऑल डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर द पावर। ठीक है, चाहे एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम, चाहे वर्क डन बाय द बैटरी डिवाइडेड बाय टाइम, चाहे V मल्टीप्लाइड बाय आई, चाहे I का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R, चाहे V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, दीज आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पावर, डिफरेंट फॉर्मुलाज फॉर द पावर। बेसिकली डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल्स में कौन से एक्सप्रेशंस आपको गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली कौन सा फॉर्मुला आपको यूज करना है। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स भी आप क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आपको पता है जब सीरीज में कनेक्ट करते हो दो रेजिस्टर्स को, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी R2 है, तो ओवरऑल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी R1 प्लस R2, राइट। ऑल्सो अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इनको, इसकी रेजिस्टेंस R1, इसकी रेजिस्टेंस R2, फिर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आता है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इस वीडियो में इनकी जो डेरिवेशन है उसके ऊपर हम फोकस नहीं करने वाले हैं, बिकॉज वैसे भी इसके पूछे जाने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं, क्लास 10th का टॉपिक बनता ही है, बट स्टिल एक बार खुद से डराइव करके देख ज़रूर लेना। अगर कोई दिक्कत आएगी आपको क्लास 10th की बुक या फिर क्लास 10th की कोई भी वीडियो उठा लेना, उसमें इसका जो डेरिवेशन है वो आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, बट मेनली इसके ऊपर डेरिवेशन नहीं आती है, आमतौर पे सिर्फ जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्लास 10th में न्यूमेरिकल्स भी आपने कर रखे हैं, बट ये है कि अब क्लास 12th में उतने सीधे साधे, राइट, भोले वाले से न्यूमेरिकल्स आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं, इतना सीधा सीधा सर्किट नहीं होगा, काफ़ी आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है कुछ केसेस में कि जो रजिस्टर्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं या फिर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, बिल्कुल देखते ही पता लग जाए, कुछ केसेस में हो सकता है ऐसा ना हो। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये काफ़ी नई चीज़ है, क्लास 10th में इसके बारे में नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, अब तक देखो हम क्या करते हैं, मान लो एक बैटरी है, उसके साथ एक रजिस्टर को हमने कनेक्ट किया, तो हम सिंपल मान लेते थे कि अगर 9 वोल्ट की बैटरी है तो 9 वोल्ट का ही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो रहा होगा। फर्दर अगर ओम्स लॉ को यूज़ करना भी पड़ता था, है ना, ये वो चीज़ है जो अब तक हम क्लास 10th में करते हैं। ठीक है, कि करंट को हमने देखा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड अगर मैं लिखना चाहूँ इस पोटेंशियल ड्रॉप को, राइट, जो कि 9 वोल्ट है, अगर 9 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू दिस आई मल्टीप्लाइड बाई
द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर। मेन थिंग इज दिस कि जितने वोल्ट की बैटरी है हम कंसिडर करते थे उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होगा, बिकॉज और तो कोई हमें नजर नहीं आ रहा, हमने कोई रेजिस्टर को कनेक्ट किया हुआ यहाँ पे। अगर मल्टीपल रेजिस्टर्स हम ऐड कर दें फिर सीरीज में कुछ इस तरह से, फिर हम कहते हैं अगर 9 वोल्ट यहाँ है तो हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ दीज रेजिस्टर्स, है ना, मे बी 3 ओम्स का यहाँ पे हो रहा हो पोटेंशियल ड्रॉप, 6 ओम्स का यहाँ पे हो रहा हो, बट स्टिल जो सम है दोनों को आप देख रहे हो इसके इक्वल हम मान के चलते थे, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 माना है तो यहाँ पे कितना होगा, यूल से 7 ओम होगा। ये अब तक हम कंसिडर करके चलते थे। व्हाट डू मीन बाय चलते थे, क्या अब ऐसा नहीं होने वाला है? द आंसर इज स्पेसिफिकली एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो नहीं होने वाला है ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है। क्या डिफरेंस आएगा? अब हमने क्या पढ़ा कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल की खुद की भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। तो देखो मान लो ये सेल है, सेल की खुद की भी कुछ रेजिस्टेंस है, इस वजह से इसी के साथ एक छोटा सा रेजिस्टर इस तरह से हमने शो कर दिया, इसकी भी कुछ रेजिस्टेंस है, दैट इज स्मॉल आर। वैसे तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, बट डायग्राम पर्पस के लिए इसको ऐसे बाहर उसके बनाया जाता है, ठीक है। बाकी पार्ट अब बिल्कुल सेम, कोई रेजिस्टर आपने कनेक्ट कर दिया इस तरह से। अब गौर करो, अगर 9 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पे 9 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाए वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है। अभी सीरीज में ही तो कनेक्ट कर रखा है, अब क्या डिफरेंस रह गया? जो मैंने पहले इस तरह से डायग्राम बनाया था ये कुछ वैसे ही तो है। एक बैटरी के साथ 2 रेजिस्टर्स हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। जैसा मैंने बोला अगर 9 वोल्ट यहाँ है तो हो सकता है 8 वोल्ट यहाँ हो रहा हो, 1 वोल्ट यहाँ हो रहा हो, इतना पोटेंशियल ड्रॉप आपको देखना मिले। यहाँ पर भी ऐसा पॉसिबल है कि 9 वोल्ट की अगर बैटरी है, 9 वोल्ट मतलब ये उसकी ईएमएफ में मान के चल रहा हूँ, विच इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अगर 9 वोल्ट की बैटरी है तो हो सकता है 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे कॉज करे, बट 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहीं पे कॉज हो जाए। हाउ इंटरेस्टिंग दिस इज, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत कम इसकी रेजिस्टेंस रहेगी, इसी वजह से यहाँ पे बहुत कम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बट इट विल बी देयर, होगा तो जरूर होगा ठीक है। इसी वजह से देखो ये 2 टर्म्स यहाँ पे आ जाती हैं, दैट वन इज द ईएमएफ, जो ये है, दिस इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, एंड जो यहाँ पे आपको वैल्यू देखने को मिलेगी, मेरा यहाँ पे आपने इस तरह से वोल्ट मीटर लगा दिया, तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर 8 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज। अब तक हमने कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया इन दोनों टर्म्स में, बट अब हम मान के चलेंगे कि ऑब्वियसली जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ईएमएफ से थोड़ा बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, राइट। आई होप दैट इज क्लियर। अब मैथमेटिकली थोड़ा सा डील करते हैं इस चीज के साथ। मान लेते हैं जो ये बैटरी है इसकी जो ईएमएफ है दैट इज ई, ईएमएफ को इस तरह से एक स्टाइलिश ई की फॉर्म में लिखा जाता है इस सिंबल की हेल्प से, ठीक है। दिस इज लेट्स से कैपिटल आर, द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर। कुछ भी इक्विपमेंट यहाँ पे लगा हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब भी हो सकता है, या ना कोई और कंपोनेंट भी हो सकता है, वटेवर। अब अगर इस सर्किट के लिए हम देखो ओहम्स लॉ को यूज करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? एक तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, राइट। यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है लेट्स कॉल दैट वी, एंड जो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है लेट्स कॉल दैट वी डैश। तो जितना ईएमएफ है उतना टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस पूरी सर्किट में, है ना। ऑब्वियसली बात है, अगर 9 वोल्ट की बैटरी है तो पूरे सर्किट में 9 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा ही होगा, थोड़ा सा इस रेजिस्टर के क्रॉस, थोड़ा सा उसके खुद के अंदर, राइट। अब इस ईएमएफ को वैसे लिखूंगा, इस वी को मैं लिखूंगा आई मल्टीप्लाइड बाई आर फॉर दिस। करंट तो देखो दोनों में सेम है, दोनों रेजिस्टर्स बिकॉज सीरीज में कनेक्टेड है ना। इस वजह से यहां भी कैपिटल आई ही लिखेंगे, बट डिफरेंस क्या आएगा? दिस रेजिस्टेंस स्मॉल आर यहां पे आ जाने वाली है। दैट मीन्स अगर मैं आई को कॉमन ले लेता हूं, सो इस ईएमएफ को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, एंड यहीं से अगर मुझे करंट की वैल्यू चाहिए रहेगी तो मैं क्या लिख सकता हूं? आई इज इक्वल्स टू दिस ईएमएफ डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। यहीं से अगर मुझे लेट्स से एस रजिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कैलकुलेट करना हो तो V इज इक्वल्स टू आई इंटू कैपिटल आर रहेगा। सो उसी को दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सो ई एम एफ अपॉन आर प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई द कैपिटल आर, दिस इज नथिंग बट द टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने क्या कैलकुलेट करा, टर्मिनल वोल्टेज,
नेक्स्ट टॉपिक है सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। अब लेट्स से आपके पास इस तरह के दो सेल्स हैं, दोनों को आपने मान लेते हैं फिलहाल सीरीज में कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरह से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। अब अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हो कि इन दोनों सेल्स की बजाय अगर आप एक सिंगल सेल से अपना काम चलाना चाहते हो, यहाँ पे दोनों को हटा के एक सेल आपको चाहिए, तो वो कैसा सेल होगा, उसकी कितनी ईएमएफ हो, उसकी कितनी इंटरनल रेजिस्टेंस हो, अगर ये सब कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम ये डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों को हटा के आखिरकार किस तरह का हम सेल यूज करें, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। अब पहले मान लेते हैं सीरीज सर्किट को देख लेते हैं, ठीक है, पैरेलल को देखेंगे बाद में। सो दो सेल्स हैं, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। दिस इज फर्स्ट सेल, इसकी ईएमएफ E1, इसकी रेजिस्टेंस R1। सेकंड सेल, इसकी ईएमएफ E2 एंड इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इज R2। अब चलो ऐसा करते हैं, इन पॉइंट्स को कुछ नाम देते हैं। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, लेट्स से दिस पॉइंट इज पॉइंट C। अब अगर करंट फ्लो कर रहा है A से C के टुवर्ड्स, इतना तो श्योर है A और C पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल पे तो होंगे नहीं। द पॉइंट A मस्ट बी एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू पॉइंट C, तभी हायर से लोअर पोटेंशियल के टुवर्ड्स ये करंट फ्लो कर रहा है ना, इट मेक सेंस। एंड अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देखना हो कि A एंड C के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, VA माइनस VC। VA में से VC हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज VA इज ग्रेटर, VC इज लोअर। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को देखो थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं, कुछ मैं यहाँ पे ऐड करूंगा और कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा। VA तो वैसे ही लिखा, सब्ट्रैक्ट करा माइनस VAB, और इसी चीज को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया प्लस VB, और बाकी VC को बिल्कुल वैसे ही रखा। एक्चुअल में तो देखो कोई चेंज नहीं है ना, VB माइनस VB कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम ही देखो ऊपर वाली इक्वेशन बन जा रही है, बट कैंसिल आउट करना नहीं है। ऐसे क्यों करा, सो दैट VAC को ऐसा लिखा जा सके। देखो ये क्या बन गया, दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट, तो VAB लिख दिया। सिमिलरली इस पार्ट को VBC लिख दिया। कहने का मतलब जो A एंड C पॉइंट का ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है VAB, एंड यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है VBC, इन दोनों के सम के फॉर्म में हम लिख के चल सकते हैं। दिस इज व्हाट वी मीन बाय दिस इक्वेशन ऑब्वियसली। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों टर्म्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, एंड उसके लिए इसी इक्वेशन को हम यूज करने वाले हैं, दैट EMF इज नथिंग बट V प्लस V डैश, वेयर V इज द टर्मिनल वोल्टेज एंड V डैश इज द इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप। यहीं से V को अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, EMF माइनस V डैश, एंड ये इक्वेशन यहाँ पे हमारे बहुत काम की है। फर्दर इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप को I इंटू R भी लिख सकते हैं, वेयर स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, राइट। ये इक्वेशन बहुत काम की है हमारी, इसको यहां पर भी यूज करेंगे और इसके लिए भी हम यूज करने वाले हैं। सो इस इक्वेशन को फिलहाल ऐसे लिखते हैं, VAC दैट इक्वल टू VAB प्लस VBC, VAB प्लस VBC। अब गौर करो जरा, VAB A से B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो ये इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, EMF माइनस IR, मतलब EMF E1, राइट, माइनस IR, एंड R कौन सा, R1, सो आ जाएगा माइनस I इंटू स्मॉल R1। सिमिलरली VBC, यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है B एंड C पॉइंट के बीच में, इसको भी इसी इक्वेशन की फॉर्म में हम लिखने वाले हैं। सो ये हो जाएगा EMF 2 माइनस I इंटू स्मॉल R2। ठीक है, VAC दैट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, एंड माइनस I कॉमन ले लेते हैं, एंड ये बन जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, ये कुछ इस तरह की इक्वेशन आपकी बन गई। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1। अब गौर करो, अगर आप इन दोनों सेल्स को हटा के एक सिंगल सेल यूज करना चाहते हो, तो आप ऐसा ही चाहते हो ना कि सेम ही आपको रिजल्ट मिले। ठीक है, तो कुछ आपने ऐसा करा, देखो एक सिंगल सेल लगा दिया जिसकी EMF E इक्विवेलेंट है एंड जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है ना। R इक्विवेलेंट का मतलब जितना इफेक्ट इन दोनों का मिल के आ रहा है उतना ही इसका आ रहा है, ये मतलब है। ठीक है, तो इन सच अ केस अगर इस सर्किट के लिए आप सोचो कि कितना होगा VAC, अब A पॉइंट यहाँ पे है एंड जो C पॉइंट है वो यहाँ पे है। B पॉइंट को अब ऑब्वियसली दिखाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो तो दोनों सेल्स के बीच का था। इस पूरे पार्ट को हटा के हमने एक सिंगल सेल को लगा दिया, सो B पॉइंट भी उसी में शामिल हो गया। ठीक है, नाउ वी ओनली हैव A पॉइंट एंड द C पॉइंट। इसको भी लेट्स हम डिफरेंट कलर से यूज शो कर देते हैं। दिस इज द A पॉइंट एंड दिस इज द C पॉइंट। अब
इस तरह के सर्किट के लिए वी ए सी जो होने वाला है इसी इक्वेशन की फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज ई इक्विवेलेंट, है ना, एंड माइनस आई इंटू आर, सो माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। सिंपल सी बात, ये हम इस इक्विवेलेंट सर्किट के लिए लिख के चल रहे हैं एंड इसको हम इक्वेशन सेकंड दे देते हैं, राइट। दिस इज व्हाट वी डिजायर, जो हमें चाहिए, एंड दिस इज व्हाट वी हैव, जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर आप कंपेयर करोगे तो वैसा ही तो कुछ है, ये रिजल्ट बहुत कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट ई इक्विवेलेंट की जगह पे ये लिखा हुआ है ई वन प्लस ई टू एंड आर इक्विवेलेंट की जगह पे लिखा हुआ है आर वन प्लस आर टू। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, अगर मैं कंपेयर कर देता हूं इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन सेकंड को, तो आपके पास ये रिजल्ट आया दैट इक्विवेलेंट जो ईएमएफ है दैट इज सम ऑफ द इंडिविजुअल ईएमएफ। सिमिलरली जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो भी कैसे आएगी, आर वन प्लस आर टू, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, ठीक है। सो अगर आपने सीरीज में दो सेल्स को जोड़ दिया तो दोनों की जो ईएमएफ है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और जो दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाने वाली है, ऐड हो जाती है, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यू डायरेक्टली हैव टू रिमेंबर दीज टू रिजल्ट्स। अब देखते हैं सेल्स को अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट करा फिर किस तरह की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट ईएमएफ निकल के आने वाली है। तो हमने देखो कुछ इस तरह से पैरेलल में दोनों सेल्स को यहाँ पे कंबाइन कर दिया, और इसके साथ कुछ भी यहाँ पे कनेक्टेड वगैरह रह सकता है, रजिस्टर, कोई इक्विपमेंट, बट फिलहाल सिंपल इसको इस तरह से लेट से हमने कुछ भी कनेक्ट कर दिया, राइट। फिलहाल बेसिकली क्या है, हम इन सेल्स के साथ क्या कनेक्टेड है उसके बारे में वरी नहीं करना चाह रहे हैं, हमारा फोकस इन सेल्स के ऊपर ही है। दैट्स व्हाई एनसीईआरटी में तो कुछ इसके साथ इस तरह से दिखाया भी नहीं जाता, सिंपली डायग्राम को ऐसे ही बना दिया जाता है, ठीक है। बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कुछ ना कुछ तो कनेक्टेड रहेगा, दैट्स वाई इसको कुछ भी आप इस तरह से सिंपल एक वायर भी कनेक्ट कर दोगे या एक रजिस्टर कनेक्ट करोगे तो क्या आपको समझने में आसानी रहती है, राइट। और कोई रीज़न नहीं है, सिंपली भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो अब अगर बात करें, पहला जो सेल है उसकी ईएमएफ E1, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे की ईएमएफ E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R2, राइट। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव के टुवर्ड्स जाएगा, सो यहाँ से देखो ऐसे, लेट्स से ये करंट है I1, ये करंट है I2, यहाँ पे आके ये मीट हो जाएगा, है ना, I1 प्लस I2 हो जाने वाला है। इसका मतलब इसको हमने सिंपली I लिख दिया, वेयर दिस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। यही करंट यहाँ से जा रहा है, यही करंट यहाँ पर भी है, एंड फिर यही I करंट यहाँ पे जाके दो पार्ट्स में अगेन ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे I1 बन जाएगा और यहाँ पे फिर से ये I2 बन जाने वाला है। तो ये तो हो गया इस सर्किट का पार्ट। अब गौर करते हैं, अगेन दो पॉइंट्स बना लेते हैं, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट ए एंड यहाँ पर एक हमने पॉइंट बना लिया, दिस इज अ पॉइंट बी। ऑब्वियसली वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, बिकॉज जो ए पॉइंट है वो देखो पॉजिटिव्स ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है, जो बी पॉइंट है वो नेगेटिव्स ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है ना, दैट्स व्हाई ए विल बी एट हायर पोटेंशियल। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, तो इट डिपेंड्स, इसको दो तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। चाहे इस पहले सेल के हिसाब से, दैट इज इसकी ईएमएफ माइनस I1 इंटू R1, या फिर इस सेकेंड सेल के हिसाब से, दैट इज E2 माइनस I2 इंटू R2। दोनों केसेस में पोटेंशियल ड्रॉप जो है, या फिर मैं कहूँ टर्मिनल वोल्टेज है, वो तो सेम ही रहने वाली है, बिकॉज ए जो पॉइंट है वो भी कॉमन है दोनों सेल्स के लिए, एंड जो बी पॉइंट है वो भी देखो कॉमन है दोनों सेल्स के लिए, ठीक है। दैट मीन्स लेफ्ट साइड जो है आप देख रहे हो दोनों के लिए सेम है, एंड इसी वजह से अगर मैं इसको सिंपली वी भी लिख देता हूं तो भी हमारा काम चल जाने वाला है और फर्दर हमें आसानी रहेगी, ठीक है। सो लेट्स कॉल दिस एज वी। बस ध्यान में रखना ये कौन सा वी है, कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है ए एंड बी पॉइंट का, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन से हम करंट की वैल्यू को निकालते हैं, I1 को निकालते हैं, देखो ये कितना बन जाने वाला है, E1 माइनस वी अपॉन R1, दैट इज द I1। सिमिलरली यहाँ से I2 कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा E2 माइनस वी डिवाइडेड बाई R2, ठीक है। एंड नाउ वी नो दैट जो I है, टोटल करंट है ये वाला, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ I1 एंड I2, है ना। सो I1 एंड I2 का सम यहाँ पे कर देते हैं, E1 माइनस वी बाई R1। अच्छा फर्दर ऐसा करते हैं,
दोनों के नीचे हमने R1 लगा दिया एंड यहाँ भी हमने इस तरह से R1 कर दिया, ठीक है, प्लस I2। सो इसको भी ब्रेक डाउन करके हम लिख देते हैं E2/R2 माइनस V/R2। फर्दर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ टर्म्स को कंबाइन करते हैं, इसको और इसको कंबाइन कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा E1/R1 प्लस E2/R2, ठीक है, एंड इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, माइनस V कॉमन आ जाएगा एंड अंदर बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। फर्दर थोड़ी बहुत और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, अगर यहाँ पे हम एलसीएम वगैरह ले लेते हैं R1 R2, यहाँ पे बन जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1, ठीक है, एंड माइनस V। यहाँ पर भी सेम चीज़ अगर करना चाहूँ तो R1 R2, यहाँ पे R1 प्लस R2 कुछ ऐसी फॉर्म बन जाने वाली है। अब आप देख रहे हो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा बन गया है, बहुत ज़्यादा कोई सेंस भी इसकी नहीं लग रही है, बट सोचते हैं कि इसको किस फॉर्म में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगेन द सेम इक्वेशन V इज इक्वल्स टू E इक्वलेंट माइनस I इंटू R इक्वलेंट, इसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। सीरीज के केस में हमने इसको इस तरह की इक्वेशन से ही कंपेयर किया था, तो वैसे ही कुछ हम यहाँ पे चाह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें V अकेला चाहिए यहाँ पे, लेकिन V के साथ तो यहाँ पे बहुत भारी भरकम टर्म्स हैं। तो पहले ऐसा करते हैं, V को ले जाते हैं लेफ्ट साइड पे, पॉजिटिव हो जाएगा। सो V R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 एंड R1 R2 दैट इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2 एंड जो करंट है इसको इधर ले आते हैं, माइनस I हो जाएगा। अब V इज इक्वल्स टू जो ये पार्ट है इसको यहाँ पे जब लाएंगे तो ये दोनों टर्म्स के साथ क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे फ्लिप भी ये हो जाने वाला है। सो V इज इक्वल्स टू, पहले इसको सिंप्लीफाइड वे में मैं लिख देता हूँ चलो डिटेल में, सो दैट किसी भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना रहे, अदरवाइज इतना डिटेल में मैं जनरली लिखना प्रेफर नहीं करता, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने वाला है, बट स्टिल लेट्स डू स्टेप बाय स्टेप। R1 R2 माइनस I, नाउ V इज इक्वल्स टू, अब देखो ये टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड यही टर्म इस I के साथ भी मल्टीप्लाई होने वाला है। तो क्या बनेगा, V इज इक्वल्स टू, जब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप देख रहे हो R1 R2 एंड R1 R2 मल्टीप्लाई एक डिवाइड में है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। सो V इज इक्वल्स टू क्या बचने वाला है, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई लास्ट में डिनोमिनेटर में यहाँ पे बचेगा R1 प्लस R2 माइनस यहाँ पे I के साथ ही पूरा आ जाने वाला है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। स्टिल यू विल सी किस तरह की टर्म है, बहुत ज़्यादा भारी भरकम सी टर्म लग रही है, बट अब इसको रिलेट करो उसी चीज़ के साथ। V इज इक्वल्स टू इक्विलेंट माइनस I इंटू R इक्विलेंट। नाउ यू कैन रिलेट कि यहाँ पे जो E इक्विलेंट है दैट इज दिस वन, इसको यहाँ पे हमने लिखा E1 R2 प्लस E2 R1। तो आप देख रहे हो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा यहाँ पे इक्विलेंट EMF का रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है, दिस इज द इक्विवेलेंट EMF। एंड अगर इस पार्ट को रिलेट करते हो, कंपेयर करते हो, तो R इक्विवेलेंट जो है, R इक्विवेलेंट दैट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये इतना बन जाता है। बाय द वे जो ये वाला एक्सप्रेशन है इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1/R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। बिकॉज देखो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही चीज़ बनती है बेसिकली, बिकॉज इसका जो एलसीएम है वो होगा R1 R2, ऊपर ये बन जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। सो ये है 1/R इक्विवेलेंट। एंड अब अगर इसका रेसिप्रोकल लोगे तो देखो इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये आ जाएगा, एंड इस टर्म का रेसिप्रोकल लिया तो ये चीज़ आ रही है। अगला टॉपिक है किरचॉफ्स रूल, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इसके अंदर हमें दो रूल्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज KCL एंड सेकंड वन इज KVL। ये कुछ प्यारे प्यारे नाम हैं जिन नामों से अक्सर बच्चे इन रूल्स को जानते हैं। KCL KVL पूरा नाम का क्या बनता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो फर्स्टली लेट्स स्टडी अबाउट द किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसे और हम किस नाम से जानते हैं, वी कॉल इट जंक्शन रूल, ठीक है। तो देखो जंक्शन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक की हेल्प से समझते हैं। मान लो एक रोड बिल्कुल सीधी है तो यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं है।
जंक्शन कब बनेगा? जब यहाँ पर किसी पॉइंट पे एक और रोड यहाँ पे कनेक्ट कर रही हो कुछ भी इस तरह से, मान लो कोई टी पॉइंट जैसी फॉर्मेशन हो रही है, या लेट से कोई इस तरह का एक चौरस्ता बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये वाला पार्ट है जहाँ पे मल्टीपल रोड्स आपस में कनेक्टेड हैं, दैट इज लाइक अ जंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपको कई बार सर्किट्स में भी देखने को मिलता है। मान लो ये रजिस्टर है, इसके साथ हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक और रजिस्टर लगा दिया, कोई और रजिस्टर लगा देते हैं, मान लो एक रैंडम सा एक सर्किट बना दिया, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो एक टी पॉइंट जैसी स्ट्रक्चर बन रही है। दैट मीन्स इस पॉइंट को क्या बोला जा सकता है? दिस पॉइंट इज लाइक अ जंक्शन। ठीक है, दिस इज अ जंक्शन एंड यहाँ पे अप्लाई हम क्या करने वाले हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल को। तो देखो केसीएल क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन के टुवर्ड्स जाने वाला जितना भी करंट है वो किस चीज के इक्वल होगा? उस जंक्शन से अवे जाने वाले करंट के। ठीक है, किसी भी जंक्शन के टुवर्ड्स जितना करंट जा रहा है दैट मस्ट बी इक्वल टू जितना करंट उस जंक्शन से दूर जा रहा है। एंड ऑब्वियसली इट मेक सेंस, जितना करंट आएगा उतना ही करंट उससे दूर भी जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो इट मीन्स कहीं ना कहीं पे चार्जेस या तो एकदम से कहीं पे पैदा हो रहे होंगे या कहीं पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है ना। इसी चीज को देखो चार्जेस की सेंस में भी बोल सकते हैं ना, कि हर एक सेकंड में जितना चार्ज इस जंक्शन के टुवर्ड्स जा रहा है उतना ही चार्ज हर एक सेकंड में इस जंक्शन से अवे भी जाएगा ही जाएगा, है ना। मान लो एक जंक्शन है, यहाँ पे एक वायर है जो I1 करंट लेके जा रही है इस जंक्शन के टुवर्ड्स। ठीक है, यहाँ से I2 करंट जा रहा है एंड एक और मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज I3 करंट। तो ये तीनों वो करंट हैं जो इस जंक्शन के टुवर्ड्स जा रहे हैं, है ना। और अगर दो वायर्स में और कनेक्ट कर देता हूँ जो करंट को इस जंक्शन से दूर लेके जा रही हैं, I4 एंड I5, तो जो एक KCL है ये क्या कहता है? दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है, जो करंट इस जंक्शन के टुवर्ड जा रहा है, इट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ I4 एंड I5, जो करंट इस जंक्शन से दूर जा रहा है। सिंपल सी बात है, बस इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है मैथमेटिकली इस जंक्शन रूल को। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया इसको लिखने का। समटाइम्स इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है दैट समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 0। समेशन I तब करेंगे जब, देखो इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, मैंने लिखा I1 प्लस I2 प्लस I3, I4 एंड I5 को मैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे लेके आ रहा हूँ, साइन इनका चेंज हो जाने वाला है, माइनस I4 माइनस I5 दैट इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ I दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सभी करंट्स का जो अलजेब्रिक सम है किसी भी जंक्शन के ऊपर, जितने भी करंट हैं, चाहे वो उसके टुवर्ड्स आ रहे थे चाहे वो उससे दूर जा रहे थे, सभी का अलजेब्रिक सम दैट इज इक्वल्स टू 0। बट यहाँ पे हमें करंट को कंसीडर करके चलना पड़ता है अगर इस तरह से इसको कंसीडर करना है। फॉर एग्जाम्पल, जितने करंट्स उस जंक्शन के टुवर्ड्स जा रहे होंगे उनको आपको पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा, एंड जो करंट उस जंक्शन से दूर जा रहे होंगे उनको आपको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। ओनली देन यू कैन से दैट समेशन I इज इक्वल टू 0 एट अ जंक्शन। एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल सी समझने के लिए। मान लो ये करंट है 2 एम्पेयर का, ये करंट मान लेते हैं लेट्स से दिस इज 3 एम्पेयर, लेट्स से दिस इज 10 एम्पेयर। तो टोटल आपको नजर आ रहा है ये 15 एम्पेयर का करंट है जो इस जंक्शन के टुवर्ड्स जा रहा है। तो अगर मैं बोलता हूं कि जो ये करंट है ये 6 एम्पेयर का है, देन दिस मस्ट बी 9 एम्पेयर, बिकॉज तभी इन दोनों का सम कितना बनेगा? 15 बनेगा, इन तीनों के सम के बराबर बनेगा। एंड इसी चीज को अगर इस समेशन की फॉर्म में हमें समझना हो तो हम कैसे लिखेंगे? देखो 2 एम्पेयर प्लस 3 एम्पेयर प्लस 10 एम्पेयर, जो करंट जंक्शन के टुवर्ड जा रहे हैं उनको पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, एंड माइनस 6 एम्पेयर माइनस 9 एम्पेयर, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। देखो आ रहा है या नहीं आ रहा? इन तीनों का सम कितना है? 15 एम्पेयर, एंड इन दोनों का माइनस 15 एम्पेयर, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो 0 इज इक्वल्स टू 0, सो डेफिनेटली। ठीक है, तो या तो इस तरह से या फिर इस तरह से मैथमेटिकली हम लिख के चल सकते हैं किरचॉफ्स जंक्शन रूल को या फिर KCL को। नेक्स्ट वन इज किरचॉफ्स सेकंड लॉ दैट इज KVL। काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है इसको समझने की, तो कोशिश करूंगा इसको आसानी से समझाने की। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि इसको अप्लाई कहाँ पे किया जाता है। इट इज़ अप्लाइड ऑन अ लूप। तो लूप क्या होता है? मान लो किसी पॉइंट से आप चलना शुरू करो एंड घूम घुमा के उसी पॉइंट पे पहुंच जाओ, तो आप कहते हो उस पाथ को कि वो एक लूप है। फॉर एग्जाम्पल इस सर्किट में देखते हैं, A पॉइंट से आपने चलना शुरू किया, A-H-D-C-B एंड A, दोबारा देखो वहीं पे आ गए। सो दिस इज लाइक अ लूप। डायरेक्शन कोई भी आप ले सकते हो, A-B-C-D-H-A, ऐसे भी चल सकते हो। स्टिल दिस इज लाइक अ लूप। तो एक लूप के ऊपर अप्लाई किया जाता है दिस
केवीएल, और ये क्या कहता है कि किसी भी लूप में, ठीक है, मान लो चाहे आप ऐसे चलो चाहे आप उल्टा चलो, बट उस लूप में रास्ते में आने वाले जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप्स आपने इनकाउंटर करे होंगे उन सभी का जो अलजेब्रिक सम है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, रास्ते में जितने भी मतलब उतार चढ़ाव आए कुल मिला के वो कुछ भी नहीं थे, 0 ही थे, तभी आप सेम लेवल पे पहुंचे ना, तभी जहां से आपने चलना शुरू किया उसी पॉइंट पे वापस आए। ऑब्वियसली इट मेक सेंस। अगर ऐसा ना होता, अगर रास्ते में पोटेंशियल ज़्यादा आपने गेन करा होता और लूज कम किया होता तो ऑब्वियसली आप सेम लेवल पर ना पहुंचते। सिमिलरली अगर लूज ज़्यादा किया होता, गेन कम किया होता, या कुछ भी उल्टा कह लो, तब भी ऑब्वियसली सेम लेवल पे नहीं पहुंचते। जहां से आपने चलना शुरू किया वहीं पे आप पहुंच रहे हो, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि रास्ते में जितने उतार आए उतने चढ़ाव भी आए हुए होंगे। ठीक है, जितना आपने मतलब पोटेंशियल गेन करा होगा उतना कहीं ना कहीं पे आपने लूज भी डेफिनेटली करा होगा। ऑब्वियसली इट मेक सेंस, और इतनी सी ही बात है, और बहुत ज़्यादा कुछ डरने वाली बात है नहीं यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में। अब इसी चीज़ को इस लूप के लिए अप्लाई करके देखते हैं। तो मान लो आपने ए से चलना शुरू किया एंड इस तरह से घूम के आप दोबारा से ए पॉइंट पे आ गए, तो रास्ते में देखो कौन कौन से पोटेंशियल ड्रॉप होंगे। पहला तो यहाँ पे होगा। अब आप देखो करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, बिकॉज मतलब आप हाइयर से लोअर पोटेंशियल के टुवर्ड्स जा रहे हो। करंट जो होता है वो हाइयर से लोअर पोटेंशियल के टुवर्ड्स जाता है ना, आप भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, हाइयर से लोअर पोटेंशियल के टुवर्ड्स मूव कर रहे हो, मतलब पोटेंशियल में ड्रॉप आ रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है। और जब भी किसी चीज़ का नुकसान होता है, कोई चीज़ कम होती है, तो आप उसको नेगेटिव बोलते हो, तो वैसे ही यहाँ पे, ठीक है, जब भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा आप उसको नेगेटिव कंसीडर करोगे, जब पोटेंशियल में गेन होगा तो उसको आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे। इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो आपने बोला इसको मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा, और होगा कितना, पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट कैसे करोगे, बाई वी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर से। वी जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये आई इंटू आर से आता है, मतलब करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने से आता है। करंट कितना पास हो रहा है इसमें से, दैट इज I1 मल्टीप्लाइड बाई कितनी इसकी रेजिस्टेंस है, दैट इज 30। सो माइनस का तो होगा और साथ में 30 इंटू I1 होगा, ये हमें पता लग गया। ठीक है, माइनस हमने क्यों लिया, बस इस चीज़ को समझना जरूरी है, बिकॉज पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, या फिर कह लो बिकॉज हम हाई से लोअर पोटेंशियल के टुवर्ड्स गए, हेंस। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, रेजिस्टर है नहीं, यहाँ पर भी कोई नहीं होगा, रेजिस्टर यहाँ पर भी नहीं है। अब डी से सी के टुवर्ड्स जब आप जाओगे, हालांकि यहाँ रेजिस्टर नहीं है बट पोटेंशियल में चेंज जरूर आएगा, एक्चुअल में यहाँ पे पोटेंशियल में गेन आएगा। ये जो साइड है ये नेगेटिव साइड है बैटरी की, दैट इज एट लोअर पोटेंशियल, और जो पॉजिटिव साइड होती है दैट इज एट हाइयर पोटेंशियल। सो ऑब्वियसली बात, डी से सी के टुवर्ड्स जाने पे लो से हाई के टुवर्ड्स आ रहे हो, पोटेंशियल में गेन हो रहा है कितना, 45 वोल्ट्स का, सो प्लस कर देंगे यहाँ पे 45। ठीक है, फिर उसके बाद सी से बी के टुवर्ड्स जाओगे तो इस रजिस्टर को पार करना पड़ेगा। करंट के डायरेक्शन ये है ना, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, सीरीज में तो सेम करंट होगा, तो यहाँ पर भी I3 करंट यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा होगा। सो करंट के डायरेक्शन सी से बी के टुवर्ड्स है, मतलब सी साइड इज एट हायर पोटेंशियल, बी इज एट लोअर पोटेंशियल, हाई से लो के टुवर्ड्स जा रहे हो, पोटेंशियल में ड्रॉप आ रहा है तो उसको भी आप नेगेटिव कंसिडर कर लोगे, माइनस का, और कितना, v इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, तो I है I3 एंड R कितना है इंटू, दैट इज 1, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन, इसके लिए भी सेम चीज़, पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा बिकॉज B से A के टुवर्ड्स जब आप जा रहे हो, आप हाई से लोअर पोटेंशियल के टुवर्ड्स जा रहे हो, सो इसको भी आप नेगेटिव कंसिडर करोगे, एंड I इंटू आर यहाँ पर भी आप यूज़ करोगे पोटेंशियल ड्रॉप को निकालने के लिए। सो I कितना है I3 मल्टीप्लाइड बाई R कितना है, दैट इज 40। सो देखो रास्ते में इतने सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स आए या पोटेंशियल में चेंजेस आया, बिकॉज सारे ड्रॉप्स नहीं ना, दिस इज ड्रॉप, दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप, दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप, बट दिस इज पोटेंशियल गेन, एंड सभी का जो अलजेब्रिक सम है दैट इज इक्वल टू 0। और वही चीज़ है, कहने का मतलब कि जितना पोटेंशियल यहाँ पे गेन आया उतना इन सभी का सम भी होगा, राइट। जितना ये चढ़ाव आया है पोटेंशियल में, उतना पोटेंशियल में जो ये गिरावट आई है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी देखा जाए तो। ठीक है, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में और लिखें तो कैसे बन जाएगा ये, -30 I1 प्लस 45 माइनस I3 माइनस 40 I3 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये तो देखो लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। सो -30 I1 माइनस 41 I3 और साथ में प्लस का 45 दैट इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमने एक इक्वेशन को यहाँ पे फॉर्म कर लिया।
अब इस इक्वेशन में I1 भी अननोन है, I3 भी अननोन है, और एक सिंगल इक्वेशन में से दो दो अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आपको और भी इक्वेशंस चाहिए रहेंगी। जैसे ये हमने एक इक्वेशन बनाई है इस लूप को यूज़ करके, वैसे ही मान लो अगर मैं नीचे वाला ये वाला लूप कंसिडर करता हूँ तो वहाँ से मेरे पास कोई इक्वेशन मिल जाने वाली है, या फिर अगर मैं इस बड़े लूप को कंसिडर कर लूँ तो वहाँ से भी मेरे पास एक इक्वेशन बन जाने वाली है। तो मल्टीपल इक्वेशंस बना के फिर वहाँ से वेरिएबल्स जो हैं I1, I2, I3, इनको हम किसी ना किसी वे में यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और सब्सटीट्यूशन मेथड एलिमिनेट करते हैं, एंड देन वन बाय वन इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, जिसके बारे में डिटेल में हम देखने वाले हैं इन द अपकमिंग वीडियोस। उसमें स्पेसिफिकली हमारा फोकस होने वाला है न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ठीक है। बट आई होप आपको समझ लग गया होगा कि करना क्या है, और स्पेसिफिकली सबसे ज़रूरी चीज़ किरचॉफ्स लॉ में साइन को किस तरह से कंसिडर करना है, बिकॉज सबसे मेन यही चीज़ है ठीक है, कि पॉजिटिव कैसे लेना है साइन और नेगेटिव कैसे लेना है, वो आपको आई होप समझ लग गया होगा कि जब भी हायर पोटेंशियल से लोअर के टुवर्ड्स जाते हैं, पोटेंशियल में ड्रॉप हो रहा है, इस वजह से साइन को नेगेटिव कंसिडर करते हो आप, ठीक है। और जब भी आप लो से हाई पोटेंशियल के टुवर्ड्स जाते हो, जैसा आपने यहां पे देखा था, तब लोअर से हाई के पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, मतलब पोटेंशियल में गेन हो रहा है, हेंस उस तरह के केस में आप जो वी है उसको क्या कंसिडर करते हो, पॉजिटिव कंसिडर करते हो। हमारा अगला टॉपिक बनता है व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज असल में एक 4 रेजिस्टर्स का एक इस तरह का सेटअप है। देखो 2 रेजिस्टर्स जैसे कनेक्ट किए, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ रेजिस्टर, साथ में लेट्स से बैटरी वगैरह को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दिस इज व्हाट वी नो एज द व्हीटस्टोन ब्रिज, और साथ में आप देख रहे हो सेंटर में हमने एक गैल्वेनोमीटर को लगाया है ताकि करंट की प्रेजेंस को हम डिटेक्ट कर सकें। करंट तो एमीटर भी बता देता होता है ना, बट यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर को यूज करा है। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज जो एमीटर है वो सिर्फ करंट तब बताएगा जब करंट अच्छी खासी अमाउंट में है, जब काफ़ी ज़्यादा करंट हो। अगर बहुत वीक करंट हो, वैसे केसेस में एमीटर बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प का नहीं रहता है ठीक है। गैल्वेनोमीटर ऑन द अदर हैंड इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस, बहुत थोड़ा सा बहुत वीक करंट भी रहेगा तब भी इसकी जो सुई होती है उसमें डिफ्लेक्शन आ जाती है। अब देखो जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो 2 तरह का हो सकता है, या तो वो बैलेंस्ड हो सकता है या फिर ये अनबैलेंस्ड भी हो सकता है। बैलेंस का मतलब ये है इस गैल्वेनोमीटर से 0 करंट फ्लोज, ठीक है। जब इस गैल्वेनोमीटर से बिल्कुल भी करंट पास नहीं कर रहा, इन दैट केस हम कहते हैं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो कैसा है, इट इज बैलेंस्ड। और जब करंट फ्लो कर रहा होगा व्हेन इट इज नॉट इक्वल टू 0, मान लो ये गैल्वेनोमीटर की नीडल है जो ये डिफ्लेक्शन शो कर रही है, इन सच ए केस हम कहते हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो कैसा है, वो अनबैलेंस्ड है। मेनली हमें पहले इसके बारे में पढ़ना है जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, दैट इज द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड है, तो इस गैल्वेनोमीटर से बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। एंड इसकी नीडल में हमें 0 डिफ्लेक्शन नजर आ रही है, मान के चलो। अब यहाँ पे जो भी हमारा मैथमेटिकल आगे का डिस्कशन होने वाला है दैट इज बेस्ड ऑन द KCL एंड द KVL, बिकॉज देखो यहाँ पे A B C एंड D ये सारे क्या बन रहे हैं, दे आर जंक्शंस, तो यहाँ पे हम KCL को अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम देखते हैं इस पार्ट को, तो एक लूप के जैसा है ना, लेट्स से ABDA, या फिर इधर बात कर लेते हैं CBDC। तो यहाँ पर ये 2 लूप्स बन रहे हैं, यहाँ पे हम चाहें तो KVL को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ हम ऐसा ही करके चलने वाले हैं, और व्हीटस्टोन के बैलेंस होने की एक कंडीशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने वाले हैं। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट की डायरेक्शन पे गौर करते हैं। वी नो दिस साइड ऑफ द बैटरी इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव से तो देखो दूर जाएगा करंट, दैट्स वाई यहाँ पे आके 2 पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट हो जाने वाला है। सिमिलरली नेगेटिव के टुवर्ड्स रहता है, हेंस यहाँ से ये डायरेक्शन होगी करंट की, एंड यहाँ से कुछ इस तरह से डायरेक्शन होने वाली है करंट की। ये दोनों करंट यहाँ पे आके कंबाइन होके इस तरह से फ्लो करके इस नेगेटिव एंड के टुवर्ड्स आने वाले हैं, है ना। और ये भी देख लेते हैं कि हायर पोटेंशियल कहाँ पे होगा और लोअर पोटेंशियल कहाँ पे होगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो दिस साइड विल बी हायर, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल, सिमिलरली दिस साइड इज हायर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। इस रजिस्टर के दोनों तरफ अब करंट की डायरेक्शन ये है, सो दिस इज एट हायर, दिस इज एट लोअर, एंड इसके दोनों तरफ यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है, सो दिस साइड इज एट हायर पोटेंशियल, दिस साइड इज एट लोअर पोटेंशियल। अब चलो अप्लाई करके चलते हैं। फर्स्टली
केवीएल को। सो यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन द लूप, पहले इस लूप को उठा लेते हैं, ए डी बी ए को, ठीक है, इन द लूप ए डी बी ए। चलो ए से चलना हमने शुरू किया, पहले इस रजिस्टर को हमने क्रॉस करा, हाइयर से लोअर पोटेंशियल के टुवर्ड जा रहे हैं, पोटेंशियल में लॉस हो रहा है, सो माइनस I1 इंटू R1 लिखेंगे, फिर प्लस गैल्वेनोमीटर, यहाँ से तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, सो हेंस हमने लिखा 0, बिकॉज हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस फॉर्म में है, बैलेंस स्टेट में है। देन उसके बाद एस रजिस्टर के अक्रॉस बात करते हैं, यहाँ हम लोअर से हाइयर के टुवर्ड जा रहे हैं, हेंस गेन होगा, सो प्लस में लिखेंगे, एंड साथ में I2 मल्टीप्लाइड बाई R2, सो दैट इज इक्वल्स टू 0, है ना। यहाँ से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ I1 R1 दैट इज इक्वल्स टू I2 R2। ये एक बहुत अच्छी सी दिखने वाली इक्वेशन यहाँ पे बन चुकी है। सिमिलरली यूजिंग KVL इन द लूप, अब राइट साइड वाला लूप उठा लेते हैं, ठीक है, लेट्स से किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर लो, सी बी डी सी, इन द लूप सी बी डी सी। यहाँ पर भी अगर हम गौर करेंगे, चलो सी से चलना हमने स्टार्ट किया, पहले लोअर से हाइयर के टुवर्ड जा रहे हैं, गेन हो रहा है, सो प्लस का I4 इंटू R4, फिर गैल्वेनोमीटर में से निकलेंगे तो 0, एंड फिर इसके थ्रू निकल रहे हैं, देखो R3 है ना, यहाँ से हम पास कर रहे हैं, सो विल से हाइयर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, सो नेगेटिव होगा, माइनस I3 इंटू R3 दैट इज इक्वल्स टू 0, या फिर इसको भी सिंप्लीफाइड वे में ऐसे लिख सकते हैं, I3 R3 दैट इज इक्वल्स टू I4 R4। तो इस तरह से दिखने वाली दो प्यारी सी इक्वेशंस हमारे पास बन चुकी हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम अप्लाई करते हैं KCL, लेट्स सी, देखो यहाँ पे देखो, गौर करो, एट जंक्शन बी कितना करंट इसके टुवर्ड्स जा रहा है, दैट इज I2, सो इट शुड बी इक्वल टू जितना करंट यहां से अवे जा रहा है, सो दैट इज ओनली I4, है ना। इस वायर से तो कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। सिमिलरली अगर आप इस डी पॉइंट पे गौर करोगे, राइट, एट दिस जंक्शन दिस I1 मस्ट बी इक्वल टू I3, सो I1 इज इक्वल्स टू I3 एंड I2 इज इक्वल्स टू I4। ये हमें कैसे पता लगा, यूजिंग किरचॉफ्स जंक्शन रूल, या शॉर्ट में लिख देते हैं यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ। अब अगर I2 और I4 इक्वल हैं और I1 और I3 इक्वल हैं, तो यहाँ पे मैं यहाँ I3 की जगह I1 लिख सकता हूँ एंड I4 की जगह I2 लिख सकता हूँ। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह की आपको नजर आएगी। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा काम है कंपेयर करना इक्वेशन 1 को, या ऐसे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 से मान लो अगर I2 बाई I1 मुझे चाहिए हो, I2 बाई I1, तो ये इक्वल हो जाएगा R1 बाई R2 के। या ऐसा करते हैं, पहले सिर्फ इक्वेशन 1 से लिखते हैं, है ना, हमारे पास ये मिला, एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास I2 बाई I1 ही क्या बन जाएगा, I2 बाई I1 दैट इज इक्वल्स टू कम आउट टू बी R3 बाई R4, है ना। अब आप इन दोनों एक्सप्रेशंस के ऊपर गौर करो, 10-1 एंड 10-1, इसको भी नाम दे देते हैं इफ यू वांट। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बिल्कुल सेम है, तो अगर दोनों को आप कंपेयर करोगे तो यू कैन से राइट साइड इज ऑल्सो सेम, दैट मीन्स R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 बाई R4। और कितना बढ़िया सा ये रिजल्ट आया है ना, R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 बाई R4। दिस इज द कंडीशन फॉर द बैलेंस स्टेट ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। दैट मीन्स अगर R1 R2 की रेशियो R3 R4 की रेशियो के इक्वल हो, इन सच अ केस जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो कैसा होता है, बैलेंस्ड होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अपकमिंग वीडियोज़ में हम
इस पूरे चैप्टर के बेसिस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जितने PYQs बनते हैं, उनको भी कवर करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर. सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सब्सक्राइब्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.